हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई एकेडमी। सो यहाँ पर आज हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे आरबीआई सेबी नबार्ड के सर्क्यूलर्स फॉर द फरवरी मंथ। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सर्क्यूलर्स आए हैं स्पेशली फ्रॉम द आरबीआई साइड। तो चलिए एक एक कर सभी को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले 59th एमपीसी मीटिंग की बात हो रही है, जिसमें कि रेपो रेट हमारा अनचेंज रहा 5.25% पर और न्यूट्रल स्टांस हमने मेंटेन किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जो मीटिंग है 59th मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 फरवरी से 6 फरवरी तक हुई। संजय मल्होत्रा जी यहाँ पर गवर्नर हैं आरबीआई के, जो कि चेयरमैन बनेंगे ऑफ कोर्स। और जो डिसीजन है वो अनएनोमसली डिसाइड किया गया कि पॉलिसी रेट हम अनचेंज रखेंगे। पॉलिसी रेट 5.25% है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी -0.25 यहाँ पर मिनिमम आपका जो रेट होता है इसको फ्लोर रेट बोलते हैं, जिसमें कि आपका बिना किसी कोलेटरल के आरबीआई लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यहाँ पर 0.25 आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है रेपो रेट में। इसको हम सीलिंग रेट बोलते हैं, मैक्सिमम रेट बोलते हैं। यहाँ पर विद कोलेटरल आप इसको बोरो कर सकते हैं अप टू 2% ऑफ एनडीटीएल यूज कर। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेटरल। देन बैंक रेट हमारा 5.50%। पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल रहा। मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की अगर हम बात करें एंड देन ग्रोथ आउटलुक में जो जीडीपी है उसके बारे में बात की गई कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जीडीपी 7.4% की रियल जीडीपी ग्रोथ के साथ में रहेगा, जिसमें कि कुछ की ड्राइवर्स हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर रेजिलिएंट रहा और मैन्युफैक्चरिंग में एक रिवाइवल देखा गया, जिसमें नेट एक्सपोर्ट्स हमारे लिए अभी भी एक ड्रैग है। क्वार्टर 1 में अप्रैल से जून तक 6.9% का रिवाइज्ड अपवर्ड हुआ। क्वार्टर 2 में 7% रहा। ठीक है। इन्फ्लेशन आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 2.1 सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है। क्वार्टर 4 जो हमारा जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक चलेगा 31 मार्च तक 3.2% का है। क्वार्टर 1 अप्रैल जून में 2026 से 27 के बीच में ये बोल रहे हैं 4% तक आ जाएंगे हम। और क्वार्टर 2 में हम 26-27 में 4.2% पर। तो रिस्क हमारा ब्रॉडली बैलेंस रहेगा। अब कुछ बातें कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमारे पास 6 मेंबर्स बैठते हैं, जिसमें से 3 मेंबर्स आपके पास होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पर हम इंडिया के पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। अब एमपीसी जो है वो क्रिएट कब किया गया था? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर 2016 में क्रिएट किया गया था। फाइन। इसके अलावा यहाँ पर जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4 ± 2% रहता है। और अगर इन्फ्लेशन टारगेट के बियॉन्ड हम चले जाते हैं 6% से ज्यादा या 2% से कम, तो हमें आरबीआई यहाँ पर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजता है, जिसमें वो रीजंस बताता है, टाइमलाइन बताता है और प्लान्स बताता है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को इस पूरे 2 से 6% के बैंड में लेकर आएंगे। फाइन, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हमारे न्यूट्रल स्टांस जो यहाँ पर उन्होंने बोला है। तो हमारे पास 4 तरह के स्टांस होते हैं। देखो यहाँ पर बोला था ना ये रहा। तो अब हमारे पास 4 तरह के स्टांस होते हैं। एक होता है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव में हमारे पास में हम क्या है, रेडी हैं कि रेट्स को कट करेंगे। फिर होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं रेट्स को डिपेंडिंग की डेटा क्या है। और विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन में फोकस करेंगे कि कैसे जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको रिड्यूस करना है। टाइटनिंग में रेट्स यहाँ पर राइज किए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। क्लियर हो गया इतना? सो इस तरीके से हमारे पास जो न्यूट्रल स्टांस है उसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि आरबीआई जो है वो डेटा डिपेंडेंट है और यहाँ पर अभी ना तो रेट कट करना चाहती है ना हाइक करना चाहती है। इन्फ्लेशन रिस्क अभी हमारे सामने देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी आपकी है और आरबीआई चाहता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। अब यहाँ पर बात हो रही है आरबीआई कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से आरबीआई ने एक कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क निकाला है जो लोग स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स के विक्टिम बन जाते हैं। और ये अनाउंसमेंट आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने 59th एमपीसी के बाद में की। कॉम्पनसेशन कैप यहाँ पर रिलीफ दिया जाएगा 25,000 रुपीज पर कस्टमर। देखो
सबसे पहले इंडिया में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी जाती है डिजिटल पेमेंट्स में। आपको पता है यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, वॉलेट्स, इंस्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हैं। अब जो मंथली यूपीआई ट्रांजेक्शन्स हैं वो 15 बिलियन से ज्यादा नंबर आपका क्रॉस कर चुका है बाय वॉल्यूम। इसमें हमारे पास में फिशिंग फ्रॉड, एक्सेस, रिमोट एक्सेस स्कैम्स, ओटीपी फ्रॉड में फेक पेमेंट लिंक्स, ये सब देखे जा रहे हैं। तो स्मॉल वैल्यू मतलब 50,000 से कम का जो वैल्यू है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपके फ्रॉड्स होते हैं। तो अमाउंट यहाँ पर कम है, लेकिन फ्रॉड जो हो रहे हैं वो यहाँ पर ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसी हाई है। तो आरबीआई का एक 2017 में सर्क्यूलर आया था जिसमें कि इन्होंने बोला था कि बैंक नेग्लिजेंस में जो लायबिलिटी है कस्टमर के लिए वो 0 हो जाएगी। थर्ड पार्टी ब्रीच अगर हुआ और रिपोर्ट किया गया 3 दिन के अंदर अंदर तो 0 लायबिलिटी है, और अगर कस्टमर की तरफ से यहाँ पर डिले हो गया तो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। हाउएवर हमने ये देखा कि बहुत सारे यहाँ पर फ्रॉड्स तब भी हुए जब कस्टमर क्या कर रहे थे, या तो ओटीपी शेयर कर रहे थे या कस्टमर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था। सो हमारे पास में यहाँ पर एक स्पेशल कॉम्पनसेशन स्कीम निकाली गई स्मॉल वैल्यू फ्रॉड्स के लिए, जिसमें कि मैक्सिमम कॉम्पनसेशन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 25,000 रुपीज का। और इसमें आरबीआई ये बोलता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम बेनिफिट रहेगा, और कवरेज हम 50,000 रुपए या उससे कम का जो वैल्यू फ्रॉड है, ठीक है, इसको लेकर चलेंगे। और ओटीपी यहाँ पर अगर कस्टमर ने गलती से शेयर कर भी दिया तो भी उनको कॉम्पनसेट तो किया जाएगा। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि अब हमारे पास जो लॉस शेयरिंग मैकेनिज्म है, इसमें आरबीआई डिपॉजिटर एजुकेशन फंड जो हमारे पास है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, इसके अंडर यहाँ पर अमाउंट देगी जो कि 75% अमाउंट को कवर करेगा। फिर 15% बैंक की तरफ से कॉम्पनसेट किया जाएगा, और जो 15% बचा हुआ अमाउंट होगा वो यहाँ पर कौन कॉम्पनसेट करेगा, 15% तक अमाउंट जो है वो आपका कस्टमर करेगा। तो मान लो यहाँ पर 20,000 का फ्रॉड हुआ तो आरबीआई कितना दे रही है, 20,000 में से 14,000 रुपए देगी, और जो बाकी हमारे पास 6,000 रुपए हैं वो हमारे लिए बैंक और कस्टमर बेयर करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये 75% नहीं होगा, ये 70% होगा, मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। तो हमारे पास आरबीआई डेफ सिर्फ 70%, कस्टमर 15%, बैंक 15%। तो ये याद रखना, वंस इन अ लाइफ टाइम बेनिफिट होगा। कस्टमर्स जो कि यहाँ पर मनी स्मॉल वैल्यू फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शंस में लूज करते हैं, ये उनके लिए रहेगा। केसेस में आपके पास शेयर्ड ओटीपी भी रहेगा। डेफ में करेंटली जो कॉर्पस है वो 85,000 करोड़ रुपीस का है। कस्टमर प्रोटेक्शन को एनहांस किया जाएगा, और जो राइजिंग नंबर है डिजिटल फ्रॉड के, उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट आपका कोलेटरल फ्री एमएसएमई लोन लिमिट को डबल कर दिया गया है 20 लाख। अच्छा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड पता है क्या है? आरबीआई ने 2014 में यहाँ पर एक फंड क्रिएट किया कि अगर डिपॉजिट्स किसी बैंक अकाउंट में अनक्लेम्ड रहते हैं 10 साल के लिए, तो वो उस फंड में यूज रखे जाएंगे, और ये फंड फाइनेंशियल लिटरेसी, डिपॉजिटर्स के प्रोटेक्शन, अवेयरनेस प्रोग्राम और कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म में यूज किया जाएगा, ताकि ट्रस्ट हमारे पास यहाँ पर बढ़े। अब कोलेटरल फ्री एमएसएमई लोन की बात करते हैं। सो एमएसएमई आपको पता है इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पर बैकबोन माने जाते हैं। तो आरबीआई ने बोला कि जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है उसकी एग्जिस्टिंग लिमिट 10 लाख थी, जिसको 20 लाख कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ताकि जो क्रेडिट एक्सेस है एमएसएमई के लिए वो बढ़े। और इसको लिंक किया जा रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ में। तो हमने देखा कि जो हमारे एमएसएमईज हैं वो जीडीपी में 30% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट्स में 45% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर 11 सीआर प्लस लोगों से ज्यादा देते हैं, ठीक है, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। सो अब हमारे पास में कोलेटरल फ्री एमएसएमईज लोन्स जो हैं वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू जब दिए जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड रिलेटेड सेक्टर्स को कवर करेंगे। अब हमारे पास में यहाँ पर 3 कैटेगरीज तो ऑलरेडी हैं ही, शिशु अप टू 50,000, किशोर 50,000 1 से लेकर 5 लाख, और तरुण में 5 लाख से 20 लाख, जो कि आपकी 10 लाख से बढ़कर हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास में एक क्रेडिट गैप देखा गया था, क्योंकि कोलेटरल नहीं था, इनफॉर्मल रिकॉर्ड्स थे, और क्रेडिट रिस्क परसेप्शन भी हमें देखने के लिए मिल रहा था। सो कोलेटरल फ्री लैंडिंग में बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं, इनको चाहिए होती है
प्रॉपर्टी, फिक्स्ड एसेट्स, गारंटीज यहाँ पर। अब हमारे पास में एमएसएमईज के ये सारी चीजें हैं नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी आई थी, जिसमें की 3 लोन कैटेगरीज थी, ताकि हम नॉन कॉर्पोरेट माइक्रो एंटरप्राइजेस को फाइनेंस कर पाए। अब आरबीआई ने ये लिमिट क्यों बढ़ाई है? क्रेडिट फ्लो इंप्रूव करना है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करेंगे, एंड द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल लैंडर्स विल बी रिड्यूस्ड। फाइन। सो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं होगी, और हमारे पास में एमएसएमई की डेफिनेशन बदल दी गई है। तो अब यहाँ पर माइक्रो एंटरप्राइजेस 2.5 सीआर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इंटू 10 अगर हम कर देंगे तो स्मॉल बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इंटू आपका 5 कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस बन जाते हैं। तो डेफिनेशन आपको याद करनी है, जैसा मैंने बताया वैसे भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज खुद से याद कर लेना। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई ने क्या प्रपोज किया है एग्रीगेट अनसिक्योर्ड एडवांसेस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। सबसे पहले तो आपको याद होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए मैंने बताया था कि 2004 में इनको न्यू लाइसेंसेस देना बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पर दोबारा से हम ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव्स को हमारे जो मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं तो वो यहाँ पर अर्बन नहीं, यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, तो वो यहाँ पर इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड बैंक्स होते हैं, जो कि मेंबर्स ओन करते हैं, स्मॉल बोरोअर्स को सर्व करते हैं, लोकल एरिया ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इंप्रूव करते हैं। बट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, जैसे पुअर गवर्नेंस, अनसिक्योर्ड लैंडिंग, एनपीएस, फ्रॉड केसेस, जैसे कि पीएमसी बैंक क्राइसिस 2019 में हुआ था। तो एक अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बताओ, जिसमें कोई कोलैटरल अटैच्ड नहीं है, पोर्शन ऑफ लोन जो कि यहाँ पर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के साथ में कवर्ड नहीं है, और यहाँ पर यूसीबी के पास एक वैलिड रिकोर्स है। तो वैल्यू हमारी एस्टिमेट होगी रियलिस्टिक बेसिस के ऊपर। ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, कुछ एमएसएमई लोन्स होते हैं जिसमें कोई कोलैटरल अटैच नहीं होती, तो रिस्क यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि जो रिकवरी है वो बोरोअर यहाँ पर कितने क्रेडिबल है रीपेमेंट के लिए उस पर डिपेंड करेगी। इसीलिए आरबीआई बोलता है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको टोटल अनसिक्योर्ड एडवांस यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 20% जो पूरे लोन हमारे इन्होंने दे रखे हैं, या तो उतने होने चाहिए या इससे कम। तो जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, मान लो यहाँ पर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने टोटल 100 करोड़ का लोन दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है इनके सभी लोन्स का वो 20 करोड़ या उससे ज्यादा का हो सकता है। इसको एक समझाती हूँ मैं। मान लो एक यहाँ पर कस्टमर है जिन्होंने मुझसे 50,000 रुपए का लोन लिया। अब 50,000 रुपए में यहाँ पर इन्होंने कोलेटरल रखा जिसका वैल्यू 30,000 है, ठीक है। तो कोलेटरल का वैल्यू अगर 30,000 है तो ये तो हो गया सिक्योर्ड पोर्शन, और जो रिमेनिंग 20,000 है वो क्या हो जाएगा, आपका अनसिक्योर्ड पोर्शन हो जाएगा। अब इस तरह का यहाँ पर एक तो ये अनसिक्योर्ड पोर्शन हो सकता है, या हो सकता है कि ये जो 50,000 का लोन था इस पर ही कोई कोलेटरल अटैच नहीं था, तो भी यहाँ पर ये 50,000 का हमारा क्या बन गया, अनसिक्योर्ड पोर्शन बन गया। आगे समझ में। तो यहाँ पर आरबीआई कहती है कि ये जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है दोनों में से किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, ये आपका 20% से ज्यादा जो टोटल लोन्स हमारे अर्बन कोऑपरेटिव ने दे रखे हैं उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आगे समझ में किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी चीज को डिफाइन किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इस पेज को डिलीट ही कर देती हूँ अब मैं। देखो तो ये बोलते हैं कि जो लोन्स दिए जा रहे हैं इनलैंड आपके डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बिल्स के अगेंस्ट विद यूसांस अप टू 90 डेज विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड। अब ये क्या है, देखो डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, दो तरह के बिल्स होते हैं। देखो अब हमारे पास ना लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, थोड़ा लेटर ऑफ क्रेडिट समझाती हूँ फिर आप इसको समझोगे। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि यहाँ पर मान लो एक एक्सपोर्टर है ए, इन्होंने सामान बेचा इंपोर्टर बी को। अब इंपोर्टर यहाँ पर जो है उनको एक लेटर ऑफ क्रेडिट अपने बैंक से साइन कराकर देना होता है ए को। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट में ये लिखा होता है कि अगर बी द इंपोर्टर टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, जो भी पेमेंट का डेट डिसाइड हुआ,
तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर बैंक है ये पेमेंट करेगा। फाइन। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट दो तरीके के होते हैं। तो एक्सेप्टेंस वाले में क्या है कि यहाँ पर डिलीवरी हमारे पास में जब डॉक्यूमेंट्स की हुई उसके बाद एक यूसांस पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल 90 दिन का इन्होंने यहाँ पर रखा है, तो वो जो 90 दिन का पीरियड है, ठीक है, उसके बाद पेमेंट की जाएगी। जब डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर दी कि भाई हमारे यहाँ से शिपमेंट हो चुकी है, अब आप पेमेंट कर सकते हो, तो वो शिपमेंट के 90 दिन के बाद। और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में क्या होता है कि जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट की कि भाई शिपमेंट हमारे यहाँ से हो चुकी है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, एक्सपोर्टर बैंक को डॉक्यूमेंट देगा कि उसके यहाँ से शिपमेंट जा चुकी है। अब तुरंत यहाँ पर बैंक को पेमेंट करनी होती है। तो ये बोल रहे हैं कि दो तरह के एक्सक्लूजन्स हैं, जिसमें कि लोन अगेंस्ट इनलैंड डीए के अगर आपके अंदर आता है और यूसांस पीरियड यहाँ पर आपका 90 दिन का रहेगा, तो उसको हम अनसिक्योर्ड नहीं मानेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये बोलते हैं कि लोन अगेंस्ट रिसीवेबल्स विल नॉट बी अनसिक्योर्ड जब तक रिसीवेबल्स ओवरड्यू नहीं हो जाते। रिसीवेबल्स यहाँ पर क्या है आपके, वो जो बिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह बनाए जाते हैं, अगर उसके अगेंस्ट हमने अपनी कोई लोन लिया, इसको दोनों को समझाती हूँ। देखो ये यूसांस वाला आपको समझ में आ गया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा टाइम लिया हमने। अच्छा, अगर तुरंत पेमेंट कर दी जाती है तो उसको होता है कि साइट हो, जैसे आपके नजर में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आए, तुरंत आपने पेमेंट कर दी। एक तो ये हो गया। अब एक और चीज ये बोल रही है कि जो बिल्स के अगेंस्ट जो रिसीवेबल्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट पेमेंट की जाएगी। अब बिल्स के अगेंस्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक एक्सपोर्टर है या एक सप्लायर है, इन्होंने सामान बेचा, ठीक है, एक बायर को। अब बायर ने बोला कि 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो हमारे एक्सपोर्टर ने या तो एक प्रॉमिसरी नोट या फिर यहाँ पर एक इनवॉइस या एक बिल ऑफ एक्सचेंज इनके नाम पर भेजा, जिसको इम्पोर्टर ने साइन कर दे दिया कि हाँ मैं पेमेंट सो एंड सो डेट में करूंगा। अब अगर एक्सपोर्टर, क्योंकि एक एमएसएमई है, छोटी कंपनी है, इसको फंड्स की जरूरत पड़ती रहेगी, तो ये अपने बैंक को जाकर इस पर्टिकुलर बिल को सेल कर देता है और पेमेंट ले लेता है, और जब ड्यू डेट आएगी तो इम्पोर्टर बैंक को पेमेंट कर देगा। ठीक है। सो हमारे पास में जो लोन्स अगेंस्ट रिसीवेबल्स हैं वो अनसिक्योर्ड नहीं रहते एज लॉन्ग एज जो रिसीवेबल्स हैं वो ओवरड्यू नहीं है। तो जो टोटल अनसिक्योर्ड लोन्स हमारे यूसीबी ने दिए हैं अपने मेंबर्स को, वो 20% से ज्यादा, इसके जो टोटल लोन्स हैं इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये दो एक्सक्लूजन्स आपको याद रखने हैं कि अगर कोई भी बिल यहाँ पर आपका 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू नहीं है, ठीक है, तो भी आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, अगर लोन्स अगेंस्ट रिसीवेबल्स अनसिक्योर नहीं है, तो यहाँ पर आपके पास में कब तक अनसिक्योर नहीं माने जाएंगे, जब तक ये 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू नहीं हुए। और लोन्स अगर अगेंस्ट इनलैंड आपका डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट बिल्स हैं, तो यूसांस पीरियड हम 90 डेज का दे रहे हैं। फाइन, समझ में आ गया। सो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अमाउंट 50,000 से कम की, ये भी अनसिक्योर्ड लोन्स के लिमिट में आएगी, जो कि आपकी अगर इससे ज्यादा है तो हम बोलेंगे। फाइन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेप्शन टू द कैप, अनसिक्योर्ड लोन्स बियॉन्ड द 20% लिमिट्स आर अलाउड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स। इसमें आप लोन्स दे सकते हो, या फिर 50,000 रुपए तक का अगर आप लोन दे रहे हैं किसी बोरोवर को, तो भी यहाँ पर अनसिक्योर्ड अमाउंट का आप 20% वाला जो लिमिट है उसको यहाँ पर ब्रीच कर सकते हैं। आरबीआई ने प्रपोज करा है हाउसिंग लोन टेनोर कैप और इंडिविजुअल अनसिक्योर्ड लोन लिमिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो आरबीआई लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन्स जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे रहे हैं उनको भी रेगुलेट कर रहा है। पहले जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो बहुत ही लंबे लॉन्ग टेन्योर के साथ में हाउसिंग लोन्स देते थे और रिस्क असेसमेंट ठीक से कर नहीं रहे थे। अब इनको बोला गया है कि अगर आप टीयर 1 या टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो तो आप मैक्सिमम 20 साल के लिए हाउसिंग लोन दे सकते हो, और टीयर 3 एंड टीयर 4 के लिए जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी है वो डिसाइड करेगी। फिर आता है जो मॉरेटोरियम पीरियड है। तो ये बोल रहे हैं कि जो टीयर 1 और टीयर 2 हमारे पास में सिटीज हैं, सॉरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये यहाँ पर मैक्सिमम 18 महीने का मॉरेटोरियम रखेंगे, जो कि केवल तब अलाउ किया जाएगा जब हाउस कंस्ट्रक्शन लोन लिया गया या फिर यहाँ पर अभी हम खरीद नहीं रहे हैं कोई रेडीमेड प्रोजेक्ट को। अब ये टीयर 3 और टीयर 4 के लिए जो लोन टेन्योर है उसके अकॉर्डिंग बोर्ड पॉलिसी डिसाइड करेगी।
नेक्स्ट आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो हमें डिफाइन करना है रिस्क मैनेजमेंट, प्राइसिंग रूल्स लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन्स के लिए क्लियरली डिफाइन करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग रूल्स लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन्स के लिए, ठीक है। तो आपको ये खुद से डिसाइड करना होगा। फिर आते हैं इंडिविजुअल अनसिक्योर्ड एडवांस लिमिट्स। तो हमारे पास में जो आप लोन्स दे रहे हैं वो डिपॉजिट बेस के ऊपर भी डिसाइडेड किए जाएंगे। तो टीयर 1, 2, 3, 4, टीयर 1 में अगर डिपॉजिट बेस आपका 100 CR तक है तो लोन लिमिट 5 लाख है। टीयर 2 में 100 से 1000 CR तक लोन लिमिट 7.5 लाख है। टीयर 3 और टीयर 4 में जहाँ पर 1000 से लेकर आपका 10,000 तक करोड़ का है अगर बैंक, तो टीयर 3 में आता है। 10,000 करोड़ से अबव है तो टीयर 4 में आता है। यहाँ पर लोन लिमिट आपको केवल 10-10 लाख रुपए की रहती है। सो अनसिक्योर्ड एडवांसेस केवल इतने अमाउंट तक ही दे सकते हैं, 100 से 1000 CR तक, यहाँ पर 1000 से 10,000 CR तक, और यहाँ पर मोर देन 10,000 CR। नेक्स्ट, आरबीआई ने 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कैप था अंडर वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, उसको यहाँ पर हटा दिया है। ये क्या है, देखो हमारे पास में एक आपका वॉलेंट्री रिटेंशन रूट। सो देखो सबसे पहले इसको थोड़ा और अलग से समझते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंडिया में एफपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो आपको पता है, राइट। पहले तो हमारे पास में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अलग होते थे, एफडीआईज के लिए हम अलग ही लेकर चलते हैं, वो तो खैर अभी भी, और एक एफपीआईज होते थे। अब एफपीआईज वाली जो रेगुलेशन है उसी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं। अब जो एफपीआईज हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करवाती है या फिर उधार लेती है, वैसे स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू किए जाएंगे थ्रू अवर स्टेट, राइट। अब यहाँ पर जो डेट फ्लोज हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स सडनली पैसा विड्रॉ करने लगेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर जो बॉन्ड्स की यील्ड है वो राइज कर जाती हैं। जब बॉन्ड्स की यील्ड राइज करती हैं, बॉन्ड प्राइसेस यहाँ पर डिक्रीज होते हैं। अब क्या होगा, ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अगर बाहर लेकर जा रहे हैं तो रुपी जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, रुपी हमारा डेप्रिशिएट करेगा, रुपी वीक हो गया, अब हमारे पास लिक्विडिटी शॉक्स होने लग जाते हैं। इसीलिए आरबीआई ने पहले क्या किया कि जो इन्वेस्टमेंट कैप था फॉरेन डेट इन्वेस्टमेंट्स पर वो यहाँ पर लगा दिया। क्यों कि ये अगर एफपीआई सडनली विड्रॉ भी करने लग जाएं तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए, हमारा रुपी जो है वो वीक ना हो जाए। अब वॉलेंट्री रिटेंशन रूट यहाँ पर 2019 में कौन लेकर आया, आरबीआई लेकर आया, ठीक है। 2019 में वीआरआर को आरबीआई लेकर आया, जिसमें कि ये बोलते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडियन डेट मार्केट में चाहिए, कौन सी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए इन नेचर। तो हमारे पास में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि अगर वो यहाँ पर कमिट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में रखेंगे एक मिनिमम पीरियड के लिए, तो उनको हम ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, फाइन। तो इनको बोला गया कि कम से कम 3 साल के लिए अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर हम क्या दे रहे हैं कि जो मैच्योरिटी और कंसंट्रेशन लिमिट्स हैं, ठीक है, उनको आपको लिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया जाएगा, कम रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ताकि स्टेबल कैपिटल फ्लो हो इंडिया में, ऐसा ना हो कि स्पेक्युलेटिव फ्लोज चले। और इसी को यहाँ पर जो हमारा हॉट मनी रिस्क है वो हम कम कर रहे थे। जैसे अभी हाल फिलहाल में ईरान का वॉर हुआ तो हमारे यहाँ से इमर्जिंग इकोनॉमीज से पैसा निकालकर ये सभी एफपीआई कहाँ लगाने लग गए, डेवलप्ड कंट्रीज में। तो ऐसी सिचुएशन बार बार अक्कर ना हो, रुपी डेप्रिशिएट ना हो, इसके लिए आरबीआई ने ये वॉलेंट्री रिटेंशन रूट लगाया था। अब यहाँ पर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आना है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया के डेट मार्केट में, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा हटा दिया। तो पहले जो टोटल वीआरआर लिमिट थी वो थी 2.5 लाख सीआर की, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया
एक सेपरेट सब लिमिट बनाई विद इन द एफपीआई डेट फ्रेमवर्क, जहां पर मोर देन 80% जो लिमिट है वो ऑलरेडी यूटिलाइज हो गई और डिमांड हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बढ़ती चली गई। सो अब आरबीआई को लगता है कि भाई ठीक है, 80% की जो लिमिट है वो तो ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वाई टू पुट दिस कैप, राइट। जितने ज्यादा कैप्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे ग्लोबली उतना ही हमारा नाम खराब होता है, एक खराब रेपो बनती है, तो इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने हटा दिया। तो अब आप देखेंगे कि कुछ की चेंजेस हुए हमारे इस रिवाइज फ्रेमवर्क में। पहले जो टोटल एफपीआई डेट लिमिट थी वो हमारे पास में जो थी, ठीक है, अब एक सब लिमिट बना दी गई वीआरआर के लिए 2.5 लाख करोड़ की। ये तो हमारे पास पुराने में सिस्टम में था। अब क्या कर रहे हैं, जो वीआरआर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ओवरऑल लिमिट के अंदर क्या लगेंगी, वो जो सब लिमिट थी वो हमने जो 2.5 लाख करोड़ की सब लिमिट थी उसको हटा दिया। तो इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं वीआरआर के अंडर, वो भी अब आपके ओवरऑल एफपीआई डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंडर आएंगे, एक सेपरेट सब लिमिट नहीं लगेगी। वो जो 2.5 लाख करोड़ की सेपरेट लिमिट थी वो हटा दी। एफपीआई स्टिल कंप्लाई करेंगे मिनिमम रिटेंशन पीरियड जो 3 साल का चल रहा था। और आरबीआई ने वीआरआर को इंट्रोड्यूस किया था मार्च 2019 में स्टेबल लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। मोर देन 80% जो अर्लियर वीआरआर लिमिट है वो ऑलरेडी हमने अभी यूज कर लिया, मतलब 2.5 लाख सीआर की 80% लिमिट यूज हो चुकी है। एग्जिस्टिंग ओवरऑल एफडीआई डेट कैप्स की बात करें तो जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उस पर 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग कैप्ड है, मीनिंग हमारे पास में जो लिमिट्स हैं वो कुछ अनचेंज रहेंगी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 15%, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में 2% तक, ताकि एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी हमारी कंट्रोल्ड में रहे। और इसी के लिए हमारे पास में यहाँ पर कुछ लीगल अमेंडमेंट्स भी हुए थे, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन एक्ट और आपका मास्टर डायरेक्शन नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्शन 2025। ठीक है। सो बेसिकली आरबीआई ने कैप क्यों हटाया कि इंडिया के बॉन्ड मार्केट को और थोड़ा डीपन करें। जब डीपन बोलूं मैं वर्ड की भाई किसी मार्केट को डीपन करना है, डीपनिंग द फाइनेंशियल मार्केट, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हमें इंक्रीज करने हैं। लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टर्स चाहिए थे, लिक्विडिटी इंप्रूव करनी थी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और अलाइन करना था ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के साथ में। सो इंडिया ग्रेजुअल यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है और अपने मैक्रो प्रूडेंशियल सेफगार्ड्स को भी यहाँ पर यूज कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर last 25 minutes I had just recorded the lecture without mic because I was getting some cough. I paused the video and then went for having a sip of water. तो anyways, तो चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो आरबीआई ने प्रपोज किए हैं एग्जाम्पशन फॉर स्मॉल एनबीएफसीज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अब आपको पता है हमारे पास में यहाँ पर 4 तरह के एनबीएफसीज होते हैं, बेस लेयर में होते हैं, देन हमारे पास मिड लेयर होते हैं, देन हमारे पास अपर लेयर होते हैं एंड देन टॉप लेयर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेस लेयर एनबीएफसीज होते हैं इनके पास में अगर मैं बात करूँ टोटल एसेट्स जो होते हैं वो 1000 सीआर या उससे कम के लिए रहते हैं, राइट। अब बोला गया कि आपको प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इनको क्या बोला गया है कि अब यहाँ पर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेंट्रल बैंक के साथ में नहीं चाहिए अगर यहाँ पर ये जो हमारे पास में एनबीएफसीज हैं इनके साथ में, क्योंकि जो सिस्टमिक रिस्क है वो काफी कम अटैच्ड है। तो आप देखेंगे हमारे पास में जो एनबीएफसीज में बेस लेयर वाले होते हैं स्मॉलेस्ट एंटिटीज होती हैं, ठीक है। मिडिल लेयर में मीडियम रिस्क, अपर लेयर में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं और पोटेंशियली सिस्टमिक रिस्क हमें टॉप लेयर के साथ में देखने के लिए मिलता है। सो आप अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले तो हुआ क्या था, IL&FS क्राइसिस आया था जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी था ये, और ये डिफॉल्ट कर गया था और इन्होंने यहाँ पर जो लोन्स वगैरह दिए थे उसके ठीक से यहाँ पर चीजें नहीं हुई थी, बहुत सारा ना इनके साथ में गड़बड़ था। गड़बड़ कैसे था, देखो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ था, जो इनकी ऑडिटिंग हुई वो गलत करा रखी थी। दूसरा यहाँ पर इनके जो प्रमोटर्स थे उन्होंने कुछ एंटिटीज को लोन दे रखा था जिनकी ऑलरेडी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाया गया था। बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए हमें मिला। अब नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे क्या होता है,
हमारे पास DHFL कोलैप्स होता है, जिसमें कि जो हाउसिंग फाइनेंस NBFC डिफॉल्ट है वो देखा जाता है, और लार्ज कंटेंजियन रिस्क जो है वो यहाँ पर देखा जाएगा। तो इन रिस्क की वजह से RBI ने स्केल बेस्ड रेगुलेशंस को लेकर आया है 2021 में। अब स्केल बेस्ड रेगुलेशन में जैसे मैंने बताया कि रिस्क इन्वॉल्व हमें पता चल जाता है। अब ये जो 1000 करोड़ के एसेट साइज वाले NBFCs की बात की गई, इनको बोला गया कि यहाँ पर ये जो एसेट कंपनीज हैं ये आपकी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज होनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरा, यहाँ पर इनके पास पब्लिक फंड्स का इंटरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्रपोर्शनल रेगुलेशंस फॉलो की जा रही हैं, जिसमें कि ये बोलते हैं कि अगर हायर रिस्क है तो आपके पास में ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहेंगी, ठीक है। अब कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करना था, इंप्रूव करनी थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्मॉलर NBFCs के लिए। सो अदर प्रपोजल्स में और क्या क्या बोला गया, ब्रांच के एक्सपेंशन की बात हुई। तो RBI यहाँ पर रिमूव कर रही है रिक्वायरमेंट प्रायर अप्रूवल की फॉर सर्टेन NBFCs, ताकि ओपन करें मोर देन 1000 ब्रांचेस, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करें। सेक्टोरल एक्सेप्शंस में NBFCs यहाँ पर इन्वॉल्व हैं गोल्ड लोन्स के लिए, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज के लिए, जिसमें कि आप देखेंगे कि RBI के अप्रूवल की जरूरत है, ब्रांच एक्सपेंशन, और यहाँ पर हमारे पास में बियॉन्ड स्पेसिफिक लिमिट्स। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं कि जो चेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि यहाँ पर हमारे रेगुलेटरी फ्रिक्शन को कम करेंगे, मैनेजमेंट यहाँ पर फोकस करेगा क्रेडिट डिलीवरी के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। सो रिलेटेड डेवलपमेंट्स की बात करते हैं कि RBI अलाउ कर रही है यहाँ पर लीड बैंक स्कीम्स की जो गाइडलाइंस है, जिसको हम आगे देखेंगे, और ये यूनिफाइड बैंक वाइज डेटा रिपोर्टिंग पोर्टल को भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये याद रखना, जो हमारे पास में RBI है उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रायर अप्रूवल अगर हमें चाहिए था ना कि NBFC यहाँ पर ब्रांचेस खोलें, तो वो हमारे पास कब से लगेगा, अगर मान लो 1000 से ज्यादा ब्रांचेस खोली जा रही हैं बाय अ पर्टिकुलर NBFC, तो उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई गोल्ड लोन वाली NBFC है या इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कंपनीज हैं, तो इनको वैसे भी यहाँ पर अप्रूवल लेना होगा, एज इनके साथ में जो रिस्क अटैच्ड है वो ज्यादा है। तो RBI प्लान कर रही है यूनिफाइड बैंक वाइज रिपोर्टिंग पोर्टल को और लीड बैंक स्कीम गाइडलाइंस को। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है, RBI ने लॉन्च किया है मिशन सक्षम UCB कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। देखो, UCB मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये 2004 में इनका जो लाइसेंस है नए UCBs को देना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? इनका गवर्नेंस बड़ा वीक था, ठीक है। अब जब गवर्नेंस बहुत वीक था तो हमने ये प्रॉब्लम्स देखी कि किस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा था, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व थी। इसके बाद में हमारे पास में पुअर रिस्क मैनेजमेंट था, और जो स्किल्ड मैनेजमेंट था इसका भी लैक था। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स करते गए इन प्रॉब्लम्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास PMC बैंक क्राइसिस हुआ, माधवपुरम मर्केंटाइल बैंक कोलैप्स हुआ। तो हमारे पास आता है मिशन सक्षम सहकारी बैंक क्षमता निर्माण। मिशन सक्षम क्या है? सहकारी, सहकारी बोलते हैं कोऑपरेटिव को, ठीक है। अगर कोई भी आपको कोऑपरेटिव के बारे में देखोगे ना, उसको सहकारी बोलते हैं। सहकारी यहाँ पर आपके लिए रहा। देन आपके लिए सेकंड पार्ट क्या है? बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक को। क्षमता, क्षमता क्या होती है? कैपेसिटी। निर्माण मीनिंग बिल्डिंग। सो हमारे पास में ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और स्पेसिफिकली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ताकि इनका गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और मैनेजरियल स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। अब RBI क्या चाहती है? RBI चाहती है कि भाई देखो, ये जो हमारे पास में 1.4 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम ट्रेन करें, जिसमें कि कौन कौन आ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, राइट। इसके अलावा और कौन आ जाता है यहाँ पर? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, इनके खुद के एम्प्लॉयज आ गए, सीनियर मैनेजमेंट आ गया, एंड हमारे पास में जो ऑपरेशनल स्टाफ है। तो ये बोलते हैं कि रिस्क ऑफिसर, ऑपरेशनल स्टाफ, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, सबको ट्रेन करो, ताकि यहाँ पर जो स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडर्स, इनफॉर्मल सेक्टर को ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सर्व कर रहे हैं, वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और लोकल क्रेडिट डिलीवरी अच्छे से हो पाए। तो अब यहाँ पर देखेंगे 4 रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट मेजर्स निकाले, ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करें, क्रेडिट एक्सपेंशन, एफिशिएंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से स्टेप लिया है कि कैसे क्रेडिट डिलीवरी को इम्प्रूव करना है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को।
सो की मेजर्स यहाँ पर क्या है, हायर लैंडिंग लिमिट्स प्रपोज किया इन्होंने कि फाइनेंशियल लिमिट जो है अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर और जो लोन्स हम नॉमिनल मेंबर्स को दे रहे हैं उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं। यूसीबीज यहाँ पर फ्रीली लैंड कर पाएंगे अंडर सर्व्ड सेगमेंट में। फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास हाउसिंग लोन नॉर्म्स है इसको भी ईज किया जाए। तो जो रिमूवल है टेनोर का और मॉरिटोरियम रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस का वो हमारे टीयर 3 एंड टीयर 4 यूसीबीज के लिए देखा जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग में मिशन सक्षम की बात हुई जिसमें सहकारी बैंक क्षमता निर्माण की बात की गई कि स्ट्रेंथन करेंगे गवर्नेंस टेक्निकल एक्सपर्टीज को अक्रॉस द कोऑपरेटिव बैंकिंग इकोसिस्टम। ट्रेनिंग टारगेट में हमने बात की कि यहाँ पर ट्रेन करेंगे 1.4 लाख पार्टिसिपेंट्स को यूसीबी से ताकि इनके मैनेजरियल और टेक्निकल कैपेबिलिटीज को एनहांस कर पाए। क्लियर हो गया इतना? चलो अब एडिशनल कंटेक्स्ट की बात करते हैं कि जनवरी 2026 में आरबीआई ने डिस्कशन पेपर निकाला जहां पर उन्होंने बात की थी कि अब न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को हम लाइसेंस देना शुरू कर सकते हैं। फाइन। तो अब आप यहाँ पर क्या क्या चीजें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अब स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। फाइन। एंड जो बाकी हैं आपके वो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे, अभी आगे और भी आएंगे आपके स्कीम से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड और भी सर्कुलर्स, तो उसको हम देख लेंगे। आरबीआई ने प्लान करा है किसान क्रेडिट कार्ड रिवैम्प एंड रिवाइज कर रही है लीड बैंक स्कीम गाइडलाइंस को। तो सबसे पहले बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के रिवैम्प की। तो हमारे पास आरबीआई अब इशू कर रहा है रिवाइज गाइडलाइंस बैंक्स के लिए केसीसी स्कीम में ताकि सपोर्ट दे फार्म सेक्टर को। तो किसान क्रेडिट कार्ड आपको पता है जो ऑपरेशंस यहाँ पर हमारी ऑपरेशन साइकिल होती है एक फार्मर की, उसमें यहाँ पर जो इनको फंड्स की जरूरत होती है वो मिल पाते हैं और कोलेटरल फ्री मिल जाते हैं। सो फार्मर्स को सीजनल इनकम, हाई डिपेंडेंसी रहती है इनफॉर्मल लैंडर्स के ऊपर जैसे मनी लैंडर्स होते हैं और इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर हाई मिलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ये फेस करते हैं, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड आया था। कब आया था? 1998 में। ऑब्जेक्टिव क्या था केसीसी का? फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट फार्मर्स को देना था जिसमें कवर करना था हमें क्रॉप प्रोडक्शन को, फार्म मेंटेनेंस और जो भी एलिड एक्टिविटीज यहाँ पर रहती हैं। तो अब ये बोलते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉप सीजन है इनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। अब अलग अलग बैंक्स यहाँ पर अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो पीएनबी, बीओबी, कैनरा बैंक, एसबीआई, सब लोग यहाँ पर बाकी भी जितने भी बैंक्स हैं सब लोग अलग अलग क्रॉप सीजन यहाँ पर लेकर चल रहे थे जिसकी वजह से किसान को दिक्कत हो रही थी। तो अब ये बोलते हैं कि देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारे पास में ये टेन्योर है, ठीक है, वो पहले शॉर्टर चलता था, इसको 6 साल का करो। दूसरा, डिफरेंट बैंक्स जो डिफरेंट क्रॉप कैलेंडर्स यूज कर रहे थे वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आओ अपनी क्रॉप साइकिल्स में। तो अब ये यहाँ पर 6 साल के लिए एक तो अपना टेन्योर एक्सटेंड कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लेकर आ रहे हैं। फिर ये बात करते हैं क्रेडिट एडिक्वेसी को इम्प्रूव करने के लिए। क्रेडिट एडिक्वेसी को कैसे इम्प्रूव करना है? तो यहाँ पर स्केल ऑफ फाइनेंस की बात की जाती है जिसमें ये बोलते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, ठीक है, पर एकड़, आप जो यहाँ पर 1 एकड़ पर कल्टीवेशन कर रहे हो वो डिसाइड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमिटी बताएगी कि यहाँ पर कितना आपका कॉस्ट लगना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन फार्मिंग विल आल्सो बी इंक्लूडेड अंडर द स्कीम। साथ में यहाँ पर हमारे पास में फायदे क्या क्या हैं? कोलेटरल को हमने वेव किया है केसीसी लोन्स के लिए अप टू 2 लाख रुपीस। इसके अलावा यहाँ पर अप टू 3 लाख रुपीस हमने इसको किया है टाई अप अरेंजमेंट्स के अंदर। इंटरेस्ट सबवेंशन में आप देखेंगे कि फार्मर्स एलिजिबल हैं 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन इंसेंटिव के लिए जहां पर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट की जाएगी फॉर लोन्स अप टू ₹3 लाख। फाइन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू फार्मिंग एक्सपेंसेस में ड्रोन्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, मॉडर्न इरिगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, इन सभी चीजों को इंक्लूड करेंगे। अब पहले जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा था वो 2 लाख रुपए तक दिया जा रहा था और टाई अप मॉडल्स में 3 लाख रुपए तक दिया जा रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबवेंशन था वो क्या है कि जैसे मान लो मैंने टाइमली पेमेंट किया और मुझे 7% का इंटरेस्ट पे करना था तो 3% गवर्नमेंट कर देगी, केवल 4% ही अब मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये भी मुझे एक फायदा मिल रहा था। फाइन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में बात की जाती है लीड बैंक स्कीम की। लीड बैंक स्कीम क्या है?
देखो आरबीआई एक स्कीम लेकर आई थी 1969 में, जिसमें आरबीआई बोलती है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, एक लीड बैंक बनाएंगे। और ये लीड बैंक क्या करेगा, ये यहाँ पर ना एक स्पेसिफिक काम करेगा कि ये, ठीक है, ये एक लीड बैंक होगा, तो इसका काम है ये अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज या फिर अनबैंक्ड एरियाज में अपनी ब्रांचेस खोलेगा, ताकि जो क्रेडिट गैप आ रहा है उसको ब्रिज करें। साथ में यहाँ पर इन्होंने बोला था कि हमारे पास में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक यहाँ पर असाइन किया जाएगा। तो क्या क्या करेंगे, बैंकिंग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेंगे, क्रेडिट एक्सपेंड करेंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करेंगे। तो लीड बैंक को डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स बनाने होते हैं। क्या करता है लीड बैंक को, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स बनाता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से क्रेडिट हमें यहाँ पर देना है लोगों को, ताकि यहाँ पर जो लोग अपने बिजनेसेस ग्रो करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें हेल्प मिले। कहाँ कहाँ क्रेडिट गैप्स आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करो। जो हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसको मॉनिटर करो और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में यहाँ पर कोऑर्डिनेट करना था। सो आरबीआई रिफॉर्म कर रही है एलबीएस को। प्रॉब्लम्स क्या है, फ्रेगमेंटेड रिपोर्टिंग हो रही थी, डेटा क्वालिटी अच्छी नहीं थी और मॉनिटरिंग बहुत वीक थी। तो आरबीआई ने एक यूनिफाइड एलबीएस डेटा पोर्टल बनाया, जिसमें कि स्टैंडर्डाइज किया रिपोर्टिंग को, रियल टाइम मॉनिटरिंग को और बेटर पॉलिसी प्लानिंग की बात की। ठीक है, समझ में आ गया। सो यहाँ पर एक लीड बैंक स्कीम के अंडर एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को रिव्यू किया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रीमलाइन सेट बनेगा इंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। आरबीआई एक यूनिफाइड पोर्टल बनाएगा रिपोर्टिंग बैंक वाइज एलबीएस डेटा के लिए, और यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जो करंट फ्रेगमेंटेड और सिस्टम है और डेटा क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। फिर आते हैं, आरबीआई ने रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क निकाला डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए। देखो अभी तक क्या हो रहा था, 12 पैसे पर 100 रुपीज क्या पे करना होता था, प्रीमियम पे करना होता था। जैसे इंश्योरेंस मिलता है तो प्रीमियम पे करते हैं। अब हमारे पास में डीआईसीजीसी एक्ट के अंडर क्या हो रहा था कि जितने भी डिपॉजिटर्स थे उनको अप टू 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस मिल रहा था जो उनके डिपॉजिट से। अगर मान लो मैंने बैंक में 10 लाख रुपए रखे हैं और मेरे 10 लाख रुपए बैंक से चोरी हो जाते हैं, बैंक की गलती है उसमें पूरी की पूरी, तो भी 5 लाख रुपए तक की मैं क्लेम कर सकती थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसी एक्ट के अंदर बैंक को प्रीमियम पे करना होता था, जो कि सभी बैंक के लिए 12 पैसे पर 100 रुपीज था। अब इसमें बात क्या है, कुछ बैंक यहाँ पर अच्छे से काम करते हैं ताकि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो या खराब हो, प्रीमियम सबको इक्वल देना था। अब आरबीआई कहती है ऐसा नहीं करेंगे, जहां रिस्क ज्यादा है वो प्रीमियम ज्यादा दो, जहां रिस्क कम है वहां प्रीमियम कम देना पड़ेगा। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है बैंक डिपॉजिटर को अगर एक बैंक फेल करता है, और इंडिया में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यहाँ पर इंश्योरेंस दिया जाता है 5 लाख रुपए का पर डिपॉजिटर पर बैंक को, और जो लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई थी हमारी 2020 में। इससे पहले 1 लाख रुपए तक का ही अलाउड था, बाद में इसको 5 लाख कर दिया गया था। अब जितने भी बैंक हैं वो सेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं, और एक सेफ बैंक और एक रिस्की बैंक यहाँ पर क्योंकि सेम प्रीमियम पे कर रहे थे, तो आरबीआई का कहना है कि ये एक मॉरल हजार्ड की तरफ हमें लेकर जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर एक नया फ्रेमवर्क लेकर आए हैं जो कि इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 के अंडर, जिसमें कि ये बोला गया कि अब यहाँ पर हमारे पास 4 कैटेगरीज रहेंगी। हमारे पास में 4 कैटेगरीज रहेंगी। कैटेगरी ए जहां पर लोएस्ट रिस्क है, ये 8 पैसे पर 100 रुपीज पे करेंगे प्रीमियम के लिए। कैटेगरी बी जहां पर कंपैरेटिवली हायर रिस्क है, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ मॉडरेट रिस्क जहां पर है, इनको पे करना होगा 10 पैसे। फिर आते हैं कैटेगरी सी जिसमें कि हायर रिस्क है, ये पे करेंगे 11, और जो कैटेगरी डी है जहां पर हाईएस्ट रिस्क इन्वॉल्व है, ये 12 पैसे यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो ये बोला गया कि एक रिस्क असेसमेंट मॉडल, कैमल्स फ्रेमवर्क आपको पता है ना, कैपिटल एडिक्वेसी एसेट क्वालिटी वाला, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अब हमारे पास में
हम न्यू रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जिसमें रिस्क असेसमेंट मॉडल्स में हम कैमल्स फ्रेमवर्क, कैमल्स में सी आपका कैपिटल एडिक्वेसी, एक इसके लिए होता है एसेट क्वालिटी, आपका एम होता है मैनेजमेंट के लिए, ई अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड देन सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क। ये फ्रेमवर्क हमें यहाँ पर यूज करना है। सुपरवाइजरी रेटिंग्स देखेंगे, क्वांटिटेटिव असेसमेंट और पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है डिपॉजिटर इंश्योरेंस फंड के लिए। तो जितने भी आरआरबीज, रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके ऊपर टीयर 2 मॉडल यूज होगा, जहां पर क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगी और पोटेंशियल लॉस देखा जाएगा। ठीक है, टीयर 1 मॉडल हमारे पास है कमर्शियल बैंक्स के लिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए, और टीयर 2 मॉडल हमारा आरआरबीज और रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है। रिस्क कैटेगरीज आपको पता है। अब इंसेंटिव की बात कर लेते हैं। सो रिस्क बेस्ड इंसेंटिव्स में बैंक एक मैक्सिमम रिस्क बेस्ड इंसेंटिव 33.33% का ओवर द कार्ड रेट अचीव करने वाले हैं। तो दो इंसेंटिव्स हैं। पहले वाले में मैक्सिमम 33.33% का रिडक्शन प्रीमियम में होगा, और एक विंटेज इंसेंटिव देंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी दिखाते हो तो डिस्काउंट यहाँ पर 1% एक साल में आपको 1% पर ईयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइन। सो एडिशनल इंसेंटिव अप टू 25% फॉर लॉन्ग डिस्ट्रेस फ्री कंट्रीब्यूशन टू डीआईएफ, और टीयर 1 बैंक को यही आपका 1% तक मिलेगा। स्पेशल केसेस में यहाँ पर लोकल एरिया बैंक, पेमेंट बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अंडर पीसीए फ्रेमवर्क और स्पेशल ऑडिट फ्रेमवर्क until they exit such frameworks। तो ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास में आरबीआई जो है, ठीक है, उसने यहाँ पर प्रूडेंशियल बिहेवियर को एनकरेज करना था, पिनलाइज करना था रिस्की बैंक्स को, और डिपॉजिटर इंश्योरेंस फंड्स को प्रोटेक्ट करना था, जिसके लिए ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क लाए हैं। और यहाँ पर बैंक्स को बोला गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है रेटिंग्स की। फ्रेमवर्क एटलीस्ट आपका 3 साल में एक बार रिव्यू होगा, और प्रीमियम जो पे किए जा रहे हैं वो डीआईसीजी की न्यू इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम के थ्रू किए जाएंगे। अब कैमल्स क्या है? आरबीआई कैमल्स फ्रेमवर्क एक सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम है बैंक्स के लिए, जहां पर कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट, अर्निंग्स, लिक्विडिटी, सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, ये पूरा फ्रेमवर्क है। फाइन, नेक्स्ट आ जाओ। क्रेडिट डेरिवेटिव्स और टोटल रिटर्न स्वैप की बात हो रही है। अब मैं ना ये दोनों आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, देन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग पूरा का पूरा यहाँ पर क्या बोला गया है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स ये क्यों काम आते हैं? ताकि यहाँ पर जब बैंक लोन दे रहा है, क्रेडिट रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है बैंक के साथ। क्रेडिट रिस्क को क्या होता है कि मैंने यहाँ पर किसी को उधार दिया और उसने मुझे मेरा पैसा वापस नहीं किया, क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है। अगर एक काउंटर पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है ऑन इट्स पेमेंट, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व होगा। अब क्रेडिट डेरिवेटिव हमें इस रिस्क से बचाते हैं। तो एक एग्जांपल लूंगी मैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप यहाँ पर क्या होता है? अब हमारे पास में एक मिस्टर ए हैं जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। उन्होंने एबीसी लिमिटेड, एक इंश्योरेंस कंपनी थी, इसको इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करना शुरू किया। जब ए की तबीयत खराब हुई तो एबीसी लिमिटेड ने इनको यहाँ पर पेमेंट की। यही होता है इंश्योरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में। यहाँ पर एक बैंक है ए, जो कि चाहता है कि उसको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन किस चीज से? उसने लोन दिया था एक्सवाइजी लिमिटेड को, उसको लगता है कि ये बाद में कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, तो अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो वो यहाँ पर अपना पैसा रिकवर कर पाए। एक एबीसी लिमिटेड है, उसको ऐसा नहीं लगता, वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही काम करती है, जिसको हम प्रोटेक्शन सेलर कहते हैं। अब बैंक यहाँ पर प्रोटेक्शन बाई करना चाहता है कि उसको डिफॉल्ट रिस्क से लॉस ना हो, तो उसने कुछ प्रीमियम यहाँ पर पे करा, और एबीसी लिमिटेड ने बोला है कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कि अगर एबीसी एक्सवाईजी लिमिटेड डिफॉल्ट कर जाती है अपने पेमेंट्स पर, तो फिर यहाँ पर ए जो है उसको पेमेंट एबीसी लिमिटेड करेगी। अगर एक्सवाईजी लिमिटेड यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करती है, अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती है और मैंने साल भर प्रीमियम दिया, तो वो प्रीमियम मेरे हाथ से चला गया, उसमें इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ नहीं देने वाली। सिमिलरली एबीसी लिमिटेड ए को कुछ नहीं देगी अगर एक्सवाईजी लिमिटेड ने सारी पेमेंट्स कर दी। लेकिन अगर मेरी तबीयत खराब हो गई, एक्सवाईजी लिमिटेड डिफॉल्ट कर जाता है अपनी पेमेंट पर, तो एबीसी लिमिटेड सारा पेमेंट करेगी।
तो हमारे पास एक प्रोटेक्शन बायर है जो कि एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो एक प्रीमियम पे करता है प्रोटेक्शन सेलर को। इन एक्सचेंज यहाँ पर जो क्रेडिट रिस्क है वो होल्ड किया जाएगा प्रोटेक्शन सेलर के द्वारा, लेकिन जो रिटर्न्स मिल रहे हैं XYZ लिमिटेड यहाँ पर जो EMI पे कर रही है वो बैंक को मिलेगी। ये है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या क्रेडिट डेरिवेटिव। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल रिटर्न स्वैप पर। एक कंपनी थी ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड ने अपना एक बॉन्ड इशू किया। बॉन्ड में इन्वेस्ट करा मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने जब इन्वेस्ट करा तो उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाद में क्या होता है यहाँ पर उन्हें थोड़ा डर लगता है। तो उन्होंने क्या करा, एक यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड वो ओन कर रहे थे, अब इससे रिलेटेड इनको दो चीजें मिलती हैं। अगर मैं एक बॉन्ड खरीदती हूँ तो बॉन्ड से मुझे इंटरेस्ट पेमेंट्स मिलती हैं, और यहाँ पर बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो भी ऊपर नीचे होता है। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। मैंने कोई सामान खरीदा और उसका प्राइस बढ़ गया, जैसे गोल्ड होता है, तो मुझे उसका बेचने में फायदा होगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन हमारे बॉन्ड के साथ रिलेटेड है, और बॉन्ड यहाँ पर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है तो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी होती हैं। इन्वेस्टर ए ने इस बॉन्ड से होने वाले रिटर्न्स को ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टर बी के पास में। इन्वेस्टर बी ने यहाँ पर इन रिटर्न क्या करा, इन्होंने यहाँ पर एक बेंचमार्क रेट, लेट अस से माइबॉर लिया, मुंबई इंटरबैंक ऑफरिंग रेट, और 2% का लेट अस से यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट रखा। तो मतलब अगर माइबॉर मान लो 6% चल रहा है तो 8% का यहाँ पर इंटरेस्ट पे करा जाएगा बाय होम, इन्वेस्टर बी टू होम, आपका इन्वेस्टर ए के पास में। ठीक है, हुआ क्या हमारे पास में, हमारे पास में इन्वेस्टर ए जो है वो एक कॉर्पोरेट बॉन्ड रखते थे जिसकी इंटरेस्ट इनकम और प्राइस एप्रिसिएशन इन्होंने इन्वेस्टर बी को दे दी, और बदले में इन्वेस्टर बी इनको एक या तो फ्लोटिंग रेट या तो फिक्स रेट भी हो सकता था 8% का, उतना यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे इन्वेस्टर ए को। जो इकोनॉमिक ओनरशिप है वो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टर ए से बी के पास चली गई, लेकिन जो बॉन्ड की ओनरशिप है वो इन्वेस्टर ए के पास है। इसे बोलते हैं टोटल रिटर्न स्वैप। आ गया समझ में? तो टोटल रिटर्न स्वैप हमारे पास क्या है और हमारे पास क्रेडिट डेरिवेटिव क्या है। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेगुलेशन क्यों आई होगी, देखो इंडिया में जो हमारे पास में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो कैसा है बाय नेचर, ये है बहुत ही वीक। इंडिया का बॉन्ड मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा डोमिनेटेड है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बहुत शैलो है। शैलो मतलब नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कम है, इलिक्विड है, कंसेंट्रेटेड रहता है, AAA रेटेड, मतलब यहाँ पर जो रेट हमारी कंपनीज कम रिस्क लेती हैं। ठीक है, सो लोअर रेटेड फर्म्स यहाँ पर स्ट्रगल करती हैं कि उनको फंड्स रेज करने में। सो हमारे पास में RBI क्या कहता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहता हूँ, लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता हूँ और क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर अलाउ करता हूँ, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेंड कर पाएगा। सो अब आप देखेंगे हमारे पास में कुछ अलग से रेगुलेशंस आती हैं। रेगुलेशंस में क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले ये बोला जाता है कि देखो अगर सेबी या RBI ऑथराइज्ड इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं तो ये यहाँ पर क्रेडिट इंडाइसेस देते हैं। रुको एक सेकेंड, देखो RBI या फिर सेबी रिलेटेड जो हमारे पास एडवाइजर्स होते हैं ऑथराइज्ड हैं ये, तो ये यहाँ पर क्रेडिट इंडाइसेस आपके पब्लिश करेंगे। सेटलमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करती है। और जितने भी ओवर द काउंटर क्रेडिट डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस होते हैं वो आपके CCIL को रिपोर्ट किए जाते हैं, जहां पर हमारे पास में कम रेगुलेशंस होती हैं ओवर द काउंटर, याद है। सेटलमेंट मेथड्स में कैश में हो सकता है, कैश में मतलब जितना लॉस या फिर प्रॉफिट है वो यहाँ पर एक पार्टी दूसरे को पे कर देती है। अगर फिजिकल है तो पूरा पूरा, जैसे कॉर्पोरेट यहाँ पर बॉन्ड जो था वो मैंने किसी और को दे दिया। और हमारे पास में ऑक्शन बेस्ड हो सकता है, जैसा भी क्रेडिट डेरिवेटिव डिटर्मिनेशन कमेटी ने डिसाइड किया है, तो यहाँ पर सेटलमेंट इवेंट्स को डिटर्मिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी। अब ये बोलते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है, हम यहाँ पर VRR लेकर आए थे, राइट।
अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरीके से टीआरएस के लिए बोल रहे हैं कि अब ड्राफ्ट रूल्स बनेंगे डेरिवेटिव्स के लिए क्रेडिट इंडाइसेस एंड टोटल रिटर्न स्वैप पर, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड से रिलेटेड हैं, ताकि मार्केट को डिपेंड किया जाए। जब मार्केट को डिपेंड करने की बात की जाएगी तो बायर्स का नंबर और सेलर्स का नंबर बढ़ जाता है, राइट। जहां पर बायर्स और सेलर्स ज्यादा हैं, इंप्रूव करेंगे लिक्विडिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। इसके अलावा यहाँ पर और क्या करेंगे, हमारे पास में यहाँ पर यूनियन बजट का प्रपोजल आया था कि पीआरएस कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर लेकर आओ, बेटर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट होगा और फंड रेजिंग यहाँ पर अक्रॉस रेटिंग कैटेगरीज हमें इंक्लूड करनी होगी, ठीक है। सो इन सभी के लिए हम क्या लेकर आते हैं, ये पर्टिकुलर टोटल रिटर्न स्वैप को लेकर आने की बात की गई है और हमारे ड्राफ्ट रूल्स बन रहे हैं क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम कल होता है, ठीक है, और आज के को यहाँ पर न्यूज आपके पास आती है तो ये न्यूज जरूर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीआरएस क्या कर रहा है, एक पार्टी को अलाउ कर रहा है कि वो ट्रांसफर करे फुल इकोनॉमिक रिटर्न्स किसी भी बॉन्ड के या इंडेक्स के टू अनदर पार्टी। इन एक्सचेंज जो रिसीविंग पार्टी है वो एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग बेंचमार्क लिंक्ड पेमेंट्स कर पाएगी। फाइन, समझ में आ गया। जैसा मैंने भी आपको समझाया था बिल्कुल वही था, थोड़ा आसानी में समझा दिया। आरबीआई ने एमएसएमई लैंडिंग डायरेक्शंस यहाँ पर अमेंड किए, चेंज किए हैं। कोलैटरल फ्री लोन लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आरबीआई ने क्या बोला है। देखो आरबीआई कह रही है कि अब जो हमारे पास में लैंडिंग की जा रही है, देखो हमारे पास में वो पता है ना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राइट, इसमें शिशु किशोर और तरुण यूनिट्स होती हैं। अब जो तरुण था उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो कोलेटरल फ्री था, अब उसको 20 लाख रुपीस तक का कोलेटरल फ्री लोन कर रहे हैं। सो यहाँ पर एनहांस कर रहे हैं जनरल कोलेटरल फ्री लोन लिमिट को। कोलेटरल फ्री लोन लिमिट जो है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए आपकी 20 लाख रुपीस तक कर दी गई है। सिग्निफिकेंस यहाँ पर क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसको यहाँ पर एडमिनिस्टर कौन कर रहा है, आपका खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन कर रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास में ये जो लोन्स इसके अंडर दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी इसको स्कीम को लिंक किया गया है। अब बैंक्स यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं कोलेटरल फ्री लिमिट 25 लाख रुपए तक अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी सब्जेक्ट टू बोरोअर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। क्रेडिट गारंटी में लैंडर्स अवेल कर सकते हैं कवरेज क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर जहां भी एप्लीकेबल है, ताकि वो मिटिगेट कर पाए क्रेडिट रिस्क को। वॉलंटरी प्लेजिंग, आरबीआई क्लैरिफाई कर रही है कि जो वॉलंटरी प्लेजिंग की जा रही है गोल्ड या सिल्वर की यहाँ पर एज कोलेटरल, मतलब गोल्ड या सिल्वर को एज कोलेटरल अगर रख रहे हो तो लोन्स अप टू कोलेटरल फ्री लिमिट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ वायलेशन ऑफ द मैंडेट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर खुद से ही आप आ रहे हो कि नहीं हमारा गोल्ड या हमारा सिल्वर जो है वो आप यूज कर लो एज कोलेटरल, तो यहाँ पर फिर बैंक के लिए आरबीआई ये नहीं कहेगी बैंक से कि आपने यहाँ पर गलत किया, ठीक है, आपने इनवॉलेंटरी चीजों को फॉलो किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर होगी क्या चीजें हैं यहाँ पर। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो स्ट्रक्चरल क्रेडिट कंस्ट्रेंट फेस कर रहे थे, जहां पर लैक ऑफ कोलेटरल, इनफॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परसीव्ड क्रेडिट रिस्क बहुत हाई माना जाता था और जो स्मॉल लोन साइजेस थे, ठीक है, वो हमारे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बैंक्स के लिए बढ़ा रहे थे। इसकी वजह से बहुत सारे एमएसएमई को इनफॉर्मल लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा था। तो सेक्शन 21 यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बोलता है कि आरबीआई जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारे बैंक्स की, ठीक है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये तो आया सेक्शन हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर सेक्शन 21, और एक है आपका सेक्शन 35। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही आरबीआई डायरेक्शन दे सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो आरबीआई यहाँ पर क्रेडिट नॉर्म्स आपके मैंडेट कर रहा है इनके अंडर, जिसमें कि जो कोलेटरल फ्री लैंडिंग पहले एमएसएमईज को की जा रही थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। और इंटरनल पॉलिसीज के अंडर बैंक्स को बोला गया है कि मतलब जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं अगर वो चाहे यहाँ पर तो पॉलिसीज के थ्रू यहाँ पर 25 लाख रुपए तक की भी कोलेटरल फ्री लिंक यहाँ पर आपका लोन दे सकते हैं। फाइन, समझ में आ गया इतना। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बैंक्स हैं वो इन लोन्स को क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सीजीटीएमएसई स्कीम के बारे में आपने पढ़ा है। यहाँ पर हमारे पास में देखो क्या होता है, सीजीटीएमएसई स्कीम जो है उसमें बोला जाता है
कि आप क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्रेडिट गारंटी देते हो अप टू 75 to 85%, ठीक है, ऑफ लोन अमाउंट, जिसमें की ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना है रिस्क बैंक्स के लिए, अनेबल करेंगे बैंक्स को कि वो लैंडिंग विदाउट कोलेट्रल करें। अब हमारे पास में बोरोवर्स अगर वॉलेंटरली ही चाहते हैं कि वो प्लेजिंग करें गोल्ड या सिल्वर की, ठीक है, तो वो यहाँ पर वॉलेंटरी ऐसा कर लेंगे, तो कोलेट्रल फ्री लैंडिंग रूल्स का वायलेशन नहीं होगा। तो इससे रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी जो थी बैंक्स के लिए वो आपकी खत्म हो गई। अब आरबीआई ने लिमिट क्यों इंक्रीज करी, ताकि एमएसएमईज को क्रेडिट फ्लो जो मिल रहा है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो, साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। पीजी हमने देखा ना अभी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर। फिर इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो डिपेंडेंस थी इनफॉर्मल क्रेडिट पर वो कम हो, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आउटकम स्ट्रेंथन हो। मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए भी बताई हैं ताकि आप धीरे धीरे ना एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी अपनी डेवलप करो, ताकि यहाँ पर आप जो डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो तो आप आंसर्स कर पाओ, ऑब्जेक्टिव तो आप साथ में कर ही पाओगे। आरबीआई ने इंक्रीज करा है एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट एक्विजिशन फाइनेंसिंग का। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। हमारे पास में एक्विजिशन फाइनेंसिंग क्या होता है कि बैंक ने लोन प्रोवाइड करा फाइनेंस करने के लिए। किस चीज को फाइनेंस कर रहे हैं, अगर मान लो किसी कंपनी को मर्जर्स करने हैं, अमालगमेशंस करनी है, एक्विजिशन, टेक ओवर्स, तो ऐसे में इनको फंड्स की जरूरत होगी, तो बैंक यहाँ पर इस तरह के लोन्स दे सकता है, ठीक है, इसे बोलेंगे एक्विजिशन फाइनेंसिंग। तो अगर एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी वो अक्वायर करना चाहती है कंपनी बी को, तो बैंक यहाँ पर लोन दे सकता है, फाइनेंस कर सकता है एक पार्ट एक्विजिशन कॉस्ट का। तो पहले बैंक्स को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया था क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बहुत हाई था, एज यहाँ पर आप लेवरेज बाई आउट यूज कर रहे थे। लेवरेज बाई आउट क्या होते हैं, मैंने लोन लिया और लोन लेकर यहाँ पर मैंने पहले किसी से लोन लिया और किसी से लोन लेने के बाद में तब मैंने यहाँ पर बाई आउट किया, माइट भी मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं है, सो डेट लेवल्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते थे, और अगर एक्विजिशन यहाँ पर फेल कर गया तो लोन डिफॉल्ट हो जाता था। सो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगा रखी थी। तो पहले तो बैंक यहाँ पर अप टू 10% अपनी टीयर 1 कैपिटल के लैंडिंग कर सकते थे, जिसको बढ़ाकर अब 20% कर दिया गया है, ताकि ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो बैंक्स का मर्जर्स एंड एक्विजिशन में। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आया होगा कि ये टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, जिनको नहीं पता। देखो, टीयर 1 कैपिटल में हमारे पास में कोर कैपिटल आती है। जैसे एक बैंक है, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वहां से हमें शेयर कैपिटल मिलती है। जैसे मैंने अपनी कंपनी के शेयर सेल करे तो मुझे कुछ फंड्स मिलेंगे, वो जाएंगे इक्विटी कैपिटल में। कुछ हमारे पास प्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स होते हैं। इसके अलावा हमारा जो बैंक है या बिजनेस है वो कुछ अर्न करेगा पैसा, राइट, प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्मेट में रखता है। तो बैंक की स्टेबिलिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है कि किस तरीके से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं लॉसेस को। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि बैंक 75% यहाँ पर अपनी एक्विजिशन वैल्यू तक फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब अगर 100 करोड़ रुपीस में एक्विजिशन होगा तो बैंक 75 CR तक का फाइनेंस कर सकते हैं। टीयर 1 कैपिटल याद हो गया ना, इक्विटी कैपिटल होता है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्लोज रिजर्व्स होते हैं और रिटेन्ड अर्निंग होती है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब बाजिल 3 के नॉर्म्स होते हैं उसमें तो हमारे पास में एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, वो आता है आपका टीयर 2 में, और टीयर 1 में हमारे आरबीआई ने एक पार्ट यहाँ पर 45% इसको रखने के लिए बोल रखा है। क्लियर? चलो खैर ये सब बाद में समझेंगे, अगर ये समझना है तो थोड़ा सा स्टैटिक वाली क्लास कर लेना, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास में प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन जो 25% अमाउंट है वो एक्वायरर के खुद के फंड्स होने चाहिए, जिसमें कि प्रमोटर का स्किन इन द गेम भी होनी चाहिए, मीनिंग यहाँ पर प्रमोटर के फंड भी यूज करोगे और इक्विटी कंट्रीब्यूशन खुद भी करेंगे। तो हमारे पास में डेट टू इक्विटी रेशियो का भी इन्होंने बोला है कि जब एक्विजिशन हो जाएगा तो मैक्सिमम जो डेट आपने लिख रखा है और जो यहाँ पर इक्विटी रेशियो है वो 3:1 होना चाहिए। इसके अलावा ये बोलते हैं कि हमारे पास में लेवरेज अगर इस लेवल से एक्सीड कर गया तो बैंक फाइनेंस नहीं करेंगे डील्स को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर सबसे पहले तो ये कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का समझना कि जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो 40% एलिजिबल कैपिटल बेस से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो बैंक के पास में यहाँ पर
जितना भी अपना कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है, ठीक है, उसके खुद के कैपिटल बेस से, जो टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल है हमारे बैंक के पास, उसके कैपिटल बेस का 40% अमाउंट ही केवल और केवल सीएमई में जा सकता है। और एलिजिबिलिटी अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या रहेगी? अगर फाइनेंसिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि हम अनलिस्टेड कंपनीज को एक्वायर करें, तो जो टारगेट कंपनी है इसकी मिनिमम नेटवर्थ 500 सीआर होनी चाहिए, ये कम से कम पिछले 3 साल के लिए प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, और जो क्रेडिट रेटिंग है इसकी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होनी चाहिए, दैट इज ट्रिपल बी माइनस या फिर उससे अबव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे बैंक चाहते हैं कि वो फाइनेंस करें एक्विजिशन को अनलिस्टेड फर्म के, तो नेटवर्थ 500 करोड़ कम से कम, प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल में, अगले पिछले 3 साल में, और रेटिंग यहाँ पर ट्रिपल बी माइनस या फिर उससे हाई होनी चाहिए। तो मर्जर एंड एक्विजिशन फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दी जा रही हैं। क्लियर हो गया? अब डेफिनेशन एक्विजिशन की क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो टारगेट कंपनी है जिसको आप अक्वायर करना चाहते हो, वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। और एक्विजिशन यहाँ पर सिंगल या इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शन्स के थ्रू 12 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और यहाँ पर जो अदर परमिटेड लैंडिंग एक्टिविटीज हैं, इसमें आपको यहाँ पर अगेंस्ट द फॉलोइंग सिक्योरिटीज अलाउ किया गया है। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट फाइनेंसिंग कर लेगा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, लोन अगर ले रखे अगेंस्ट शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या फिर यूनिट्स ऑफ इनविट्स। तो ये सब आप कोलेटरल की तरह यूज कर तब भी लोन ले सकते हो बैंक से। इसके बाद में लोन टू वैल्यू रेशियोज की बात हो रही है। अब अगर लोन टू वैल्यू रेशियो देखेंगे तो अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपका 75% रहेगा, अगेंस्ट डेट म्यूचुअल फंड 85%, लोन अगर अगेंस्ट शेयर्स एंड एनसीडीज है दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो वो कितना होगा? 60% रहेगा। फाइन, समझ में आ गया, क्लियर हो गया किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो पार्टिसिपेशन होगा वो आपका किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। जो फ्रेमवर्क है ये फंडिंग कर रहा है लेवरेज बायआउट्स की, ठीक है, और एक्विजिशन स्ट्रेस एसेट्स का। अब यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3:1 से ज्यादा नहीं जाएगा। आरबीआई ने एग्जाम करा है स्मॉल नॉन इंटरफेस एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन से, ये हमने अभी कवर कर लिया था, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये आपकी ओके, यहाँ पर एलबीएस वाली भी आपकी सेकेंड ओके, ये एलबीएस वाली में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो इसको पढ़ लेते हैं। माइट भी ना एक बार रूल्स ड्राफ्ट किए जाते हैं और फिर दूसरी बार में पास हो जाते हैं, इस वजह से ये जो न्यूज है ये थोड़ी सी दोबारा से आपकी आ गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम जो थी 1969 में आई थी, इसको रिवाइज करने के लिए गाइडलाइंस इशू कर दिया, वो ड्राफ्ट गाइडलाइंस थी, तो 3 टीयर्स में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। बीएलबीसी ब्लॉक लेवल यहाँ पर बैंकर्स कमिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव और डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमिटी, और स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी। तो आरबीआई यहाँ पर एक कमर्शियल बैंक को डेजिग्नेट करते हैं लीड बैंक की तरह हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि कोऑर्डिनेट करें अपने एफर्ट्स सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यहाँ पर हमारे पास हर एक लीड बैंक एक एलडीएम को अपॉइंट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर में नबार्ड यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट करेंगे, और लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर आरबीआई करेंगे अपने खुद के ऑफिसर्स को। सो बीएलबीसी की जो मीटिंग होगी ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमिटी, यहाँ पर ये हर यहाँ पर साल में 1 साल में 2 बार होनी चाहिए, और एक मीटिंग यहाँ पर स्पेसिफिकली होगी जिसमें कि आप ब्लॉक क्रेडिट प्लान तैयार करोगे। और ये यहाँ पर जब हमारा फर्स्ट हाफ खत्म होता है ना फाइनेंशियल ईयर का सितंबर में, मार्च यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक आपका फर्स्ट हाफ चलता है, ठीक है। जो लोग बैंक में जॉब करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, उनको सब तैयारियां भी करनी होती हैं। तो दूसरा यहाँ पर डीसीसी चेयरमैनशिप में ये बोलते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी है ये चेयर की जाएगी बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। फिर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर देखना है तो हमारे पास में बैंक को जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो 60% रखना होगा रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस में, ठीक है, और ये ऑल इंडिया बेसिस पर चलेगा। सो 40 से 60% में यहाँ पर मॉनिटर करेगा हमारा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी। अगर 40% से कम है या क्रेडिट डिक्लाइन हो रहा है आपके पास, अगर यहाँ पर मान लो 100 रुपए आते हैं, ठीक है, डिपॉजिट में, तो कम से कम यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि 60 रुपए तक आपके या फिर 40 रुपए तक आपके साथ क्या कर रहे हो, यहाँ पर अमाउंट दे रहे हो फॉर क्रेडिट। अगर बिलो 20 जाता है मतलब यहाँ पर आप बहुत ही कम क्रेडिट दे रहे हो,
तो स्पेशल कैटेगरी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर जिनमें स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंक लेड क्रेडिट एनहांसमेंट के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन में बैंक्स यहाँ पर सीबीएस अनेबल्ड आउटलेट्स, सीबीएस आपको पता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैंक्स का सॉफ्टवेयर वगैरह काम करते हैं, बैंक जिस पर काम करते हैं। टीयर 4 पॉपुलेशन यहाँ पर जहां पर 5,000 से ज्यादा है, और टीयर 6 अनबैंक्ड रूरल सेक्टर्स में एटलीस्ट 25% न्यू आउटलेट्स जो है वो ओपन किए जाएंगे सभी एरियाज में, ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करें। आरबीआई प्रपोज कर रहा है स्ट्रिक्टर कंडक्ट नॉर्म्स लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर कैसे है कि हमारे पास में बैंक्स और एनबीएफसीज आउटसोर्स रिकवरी करते हैं टू एजेंट्स। प्रॉब्लम्स क्या रिपोर्ट की जाती हैं, तो हरासमेंट, थ्रेट्स, प्राइवेसी वायलेशन, नाइट टाइम कॉल्स, तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई केसेस जो हैं वो अभी तक इस इशू को एड्रेस कर चुके हैं। अब रिकवरी एजेंट्स को क्या करना होता है, उन्हें सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करना होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आपको पता है IIBF से, ठीक है। सो हमारे पास में अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि एजेंट्स को आईडी कार्ड्स कैरी करने हैं, ऑथराइजेशन लेटर्स और रिकवरी नोटिस यहाँ पर। सो एजेंट्स कांटेक्ट करेंगे बोरोवर्स को केवल 8 बजे से लेकर सुबह के शाम के 7 बजे तक। बोरोवर की राइट में उन्होंने बोला कि जो प्रिवेसी है वो रिस्पेक्ट की जाएगी, रिसिप्ट्स जो है रिसिप्ट्स यहाँ पर इशू की जाएंगी, और लीगल एक्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। तो आरबीआई ने इशू किए ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन, ताकि कंडक्ट हमारे लोन रिकवरी का और एंगेजमेंट हो रिकवरी एजेंट्स का अक्रॉस और रेगुलेटेड एंटिटीज। जो डायरेक्शन है वो इफेक्टिव हुई 1 जुलाई 2026 से और रिप्लेस करेंगी अर्लियर प्रोविजंस को। सो एजेंट क्वालिफिकेशन के लिए इनको सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग लेनी होगी IIBF से या फिर किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन से। लैंडर यहाँ पर इंश्योर करेंगे ड्यू डिलीजेंस, ट्रेनिंग, अडियरेंस। लैंडर कौन है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दे रहे हैं। फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बाय देयर एजेंट्स, बैंक यहाँ पर पब्लिकली डिस्प्ले करेंगे अपडेटेड लिस्ट ऑफ रिकवरी एजेंट्स अक्रॉस ब्रांचेस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ड्यूरिंग विजिट एजेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड्स, ऑथराइजेशन लेटर्स, रिकवरी नोटिस लेकर चलना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग रिकवरी, एजेंट्स कांटेक्ट करेंगे बोरोवर्स को केवल 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, रिस्पेक्ट करेंगे बोरोवर की प्राइवेसी को और उनके प्रिफर्ड कांटेक्ट टाइम्स को। यहाँ पर फर्स्ट रिजॉर्ट जो है, रिकवरी आपकी लीगल एक्शन के साथ शुरू नहीं होगी एज द फर्स्ट रिजॉर्ट। सबसे पहले एजेंट्स यहाँ पर जो है वो रिसिप्ट इशू करेंगे फॉर ऑल कलेक्शंस मेड, एंड यहाँ पर केवल ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बोरोवर की प्रीमिसेस तक जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने रिलीज की है रिवाइज ड्राफ्ट गाइडलाइंस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये तो हमने अभी पढ़ लिया था। यहाँ पर अब स्टैंडर्डाइज कर लिया गया है क्रॉप सीजन्स को 12 महीने और 18 महीने के लिए। जो लोन टेन्योर है वो 6 साल तक के लिए कर दिया गया है। स्केल ऑफ फाइनेंस में हमने देखा था क्रॉप ऑफ यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है पर एकड़ वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन कमेटी यहाँ पर डिसाइड करेगी। साथ में मॉडर्न प्रैक्टिसेस के अंदर एक एडिशनल 20% का कंपोनेंट भी दे दिया गया है, जिसमें सॉइल टेस्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। एक फ्लेक्सिबल केसीसी लिमिट 10,000 से 50,000 की अवेलेबल है मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी। लैंड होल्डिंग और क्रॉप्स उनके पास कैसी है उसके अकॉर्डिंग। मार्जिनल फार्मर्स के पास में लैंड आपकी 1 हेक्टेयर तक हो सकती है। स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास में लैंड 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक होती है। एक टाइम था जिस पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था, और अगेन क्योंकि केसीसी न्यूज में है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्रॉप लोन्स, ओनर कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ये सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। एलिड एक्टिविटीज में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, अदर एलिड एक्टिविटीज एलिजिबल है वर्किंग कैपिटल क्रेडिट के लिए। कोलेट्रल यहाँ पर और मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर एग्रीकल्चर लोन आप अप टू 2 लाख रुपीस ले रहे हो या फिर इसमें एलिड एक्टिविटीज भी आ जाती हैं तो यहाँ पर वेव किया जाएगा कोलेट्रल को। अगर हाइपोथिकेशन किया गया क्रॉप्स का या स्टॉक्स हैं विद टाई अप अरेंजमेंट्स अप टू 3 लाख रुपीस तो हमारे पास में वेव किया जाएगा कोलेट्रल सिक्योरिटी को। और अगर वॉलंटरीली प्लेज कर रहे हो गोल्ड या सिल्वर लोन्स लेने के लिए टू द कोलेट्रल फ्री लिमिट तो यहाँ पर एक वायलेशन नहीं माना जाएगा गाइडलाइंस का। बैंक्स को डेटा सबमिट करना है केसीसी लोन्स पर क्वार्टरली इंटरवल्स के साथ में, हर 3 महीने का डेटा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं डेटा दे रही हूँ जनवरी से लेकर मार्च तक, तो 15 अप्रैल तक मुझे देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आरबीआई ने डायरेक्शंस इशू की हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब ये गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो बैंक हैं वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं,
इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पेंशन प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स कभी कभी यहाँ पर इनको बैंक डिपॉजिट समझकर, ठीक है, क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, और ये हमारा मिस सेलिंग डिस्प्यूट के अंडर आता है। तो बैंक को इंश्योर करना है कि कस्टमर को चीजें समझ आ गई हैं, उनका एक्सप्लिसिट कंसेंट अगले 30 दिन के अंदर अंदर लेना होगा, और अगर मिस सेलिंग यहाँ पर प्रूव हो जाती है पूरा अमाउंट एक तो रिफंड करो, और जो कस्टमर के लॉसेस हुए हैं उनको कॉम्पनसेट करना होगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट यहाँ पर एक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म रखेगा, जिसमें आप प्रोडक्ट का टाइप बताओगे, जैसे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है और क्या की फीचर्स है। फाइन। सो यहाँ पर अब देखो, आरबीआई ने इशू किया रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2026 सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर स्ट्रेंथन करेंगे कस्टमर प्रोटेक्शन को, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड कर्ब सीलिंग। तो यहाँ पर मिस सेलिंग जो है उसके ऊपर कर्ब लगाया जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बोलते हैं कि कस्टमर का कंसेंट, तो बैंक इंश्योर करेंगे कि हमारे पास में फुल्ली कस्टमर्स ने प्रोडक्ट्स को समझा है जो उनको बेचा जा रहा है, एक्सप्लिसिट कंसेंट यहाँ पर जब सेल किया गया उसका 30 दिन के अंदर अंदर ले लेना है, और प्रपोज कमर्शियल बैंक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट डायरेक्शन के अंडर ही आएगा। अगर मिस सेलिंग की तो रिफंड करो और कॉम्पनसेट करो कस्टमर को जो भी लॉसेस उनके हुए हैं। फिर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट को इन्होंने डेफिनेशन दी है कि यहाँ पर कोई भी एजेंट एजेंसी जो कि बैंक ने इंगेज की, ताकि यहाँ पर या तो मार्केटिंग करें या सेलिंग करें हमारे क्या खुद के यहाँ पर या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सर्विसेज को। फाइन। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है एप्लीकेशन फॉर्म्स में, जिसमें आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स यूज करते हैं फॉर ईच फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस। फॉर्म यहाँ पर क्लियरली स्टेट करेंगे नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड इसके की फीचर्स को। जो अमेंडमेंट डायरेक्शन है वो आपकी फोर्स में आई थी जुलाई 1 2026 में। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करते हैं यहाँ पर फॉर सितंबर 2025। तो हमारे पास में आरबीआई जो है इसने फर्दर इम्प्रूवमेंट दिखाए हैं डिजिटल पेमेंट्स में फॉर हाफ ईयर एंडिंग सितंबर 2025। तो आप देखेंगे सितंबर 2025 में 516.76 यहाँ पर आपका जो आरबीआई डीपीआई का वैल्यू था वो रहा। सो आरबीआई डीपीआई क्या मेजर करते हैं, डिजिटल पेमेंट पेनिट्रेशन इंडिया में कैसी हुई है, जो जनवरी 2021 में आई थी, जो बेस पीरियड लेते हैं वो मार्च 2018 का लेते हैं, इक्वल टू 100। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है कि रैपिड ग्रोथ हो रही है डिजिटल पेमेंट्स में। अब आप देखेंगे इसके इंडेक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले इंडेक्स के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट अनेबलर्स वेटेज दिया गया 25% का। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिमांड साइड में 10%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड में कैसा है, वो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 15% रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर पेमेंट परफॉर्मेंस 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% का वेटेज रहता है। ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पर 100% का वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगा। पेमेंट परफॉर्मेंस 45% के साथ में सबसे हाई है, अनेबलर्स 25%, इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई 15%, डिमांड वाला 10% है और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5% का। फाइन। चलो अब यहाँ पर आप देखेंगे सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो रही है पैरामीटर्स में, पेमेंट परफॉर्मेंस, पेमेंट अनेबलर्स अक्रॉस द कंट्री। इसमें हमारे पास पब्लिश किए गए सिंस जनवरी 2021, मार्च 2018 से बेस पीरियड लिया गया, सेमी एनुअल बेसिस पर ये आपका पब्लिश किया जाता है, 4 महीने का लैग लेकर, और 5 की पैरामीटर्स और उसके वेट्स हमने देख लिए हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को आरबीआई ने फ्रेमवर्क को आपका ईज किया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या है, अगर मुझे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन यहाँ पर लैंडर्स से लोन लेना है, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो मैंने यहाँ पर इनसे लोन लिया, तो ये होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब यहाँ पर कई बार मैं क्या कर सकती हूँ, जो मेरी कंपनी में कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर है, कोई मेरी कंपनी के शेयर होल्ड कर बैठे हुए हैं कोई पर्सन, और मैंने उनसे यहाँ पर लोन ले लिया, या तो ये हो सकता है, या तो फिर हमारे पास में कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। अब हमारे पास में जो लोन लिया जाता है या तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है या तो फिर रुपी डिनोमिनेटेड होता है। साथ में यहाँ पर अगर हम लोन ले रहे होते हैं तो जो एफडीआई में सेक्टोरल गाइडलाइंस होती हैं वही हमारी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, और जो एफडीआई में प्रोहिबिशंस होते हैं वो यहाँ पर भी आपके लगते हैं। फाइन। अब ये कह रहे हैं कि फाइनल गाइडलाइंस आई है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में, जिसमें कि फंड रेजिंग यहाँ पर रैशनलाइज की गई है।
तो जो बोरोइंग लिमिट है, ठीक है, अब यहाँ पर रेस कर दी गई है अप टू $1 बिलियन या 300% ऑफ नेटवर्थ, जो भी हायर रहेगी। प्रीवियस लिमिट में ये आपके पास 750 मिलियन का एनुअल कैप था। मैच्योरिटी पीरियड, जो पहले 3 साल का एवरेज मैच्योरिटी पीरियड था मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन के लिए, अब यहाँ पर इसको 1 से 3 साल का किया गया है, प्रोवाइडेड की जो अमाउंट है वो $150 मिलियन से ज्यादा ना जाए। पहले ये आई थिंक $50 मिलियन था। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर जो हमें बोला गया है वो थ्रू ईसीबीज मार्केट डिटरमिन्ड होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स क्या होती है? जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स आप करते हो, सर्विस फी होती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं। एलिजिबल बोरोअर्स यहाँ पर आपके पास में आरबीआई ने प्रपोज करा है कि कोई भी एंटिटी बोरो कर सकती है, फर्म्स अंडर रिस्ट्रक्चरिंग या इन्वेस्टिगेशन को भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो फंड्स आपके ईसीबी के थ्रू रेज किए जाते हैं। आप इन्हें यूज कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास में कहाँ यूज नहीं कर सकते? चिट फंड, निधि कंपनीज, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस का इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट अमंग अदर्स, गैम्बलिंग, लॉटरी, ये सब में भी आप इनको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर यहाँ पर टबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी ईसीबी को यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ईसीबी में यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्किंग कैपिटल लोन्स लिए जाते हैं उनके लिए भी अलग कैप वो होती है, ठीक है। और ये जो मैच्योरिटी पीरियड है क्या है, कितने टाइम के लिए आप लोन ले रहे हैं। सो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, बट आपके सिलेबस में इतना है नहीं, तो बस छोड़ दो। बस इतना याद रखो कि जो न्यू लिमिट है वो $1 बिलियन या फिर जो कंपनी की नेटवर्थ है 300% ऑफ इट्स नेटवर्थ ये बोरो कर सकते हैं। जनरल बोरोअर्स के लिए जो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल कर दिया गया है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1 से 3 साल कर दिया गया है। फाइन, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने प्रपोज करा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ओटीसी फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के लिए। तो आरबीआई ने प्रपोज करा है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ओवर द काउंटर फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जिसमें की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के लिए। ट्रांजेक्शंस कवर करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारे हुए हैं या वाया ओवरसीज एंटिटीज। रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म में बैंक्स रिपोर्ट करेंगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास में, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे ऑफशोर रुपी डेरिवेटिव्स जो थे वो इंडिया के बाहर ट्रेड हो रहे थे। ऑफशोर क्या होता है, मतलब देखो हमारे पास में यहाँ पर रुपी डेरिवेटिव्स हैं वो इंडिया के बाहर आपके ट्रेड हो रहे हैं। जैसे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स मैंने आप लोगों को एडिटोरियल वाली क्लास में समझाया था। नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स क्या होते हैं? मान लो यहाँ पर एक बंदा बैठा है सिंगापुर में, एक बैठा हुआ है यूएई में। एक को लग रहा है कि रुपी अप्रिशिएट करेगा, एक को लगता है रुपी डेप्रिशिएट करेगा। इन्होंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ठीक है, जिसमें इन्होंने कोई ₹4 का अमाउंट, मान लो कि यहाँ पर $1 जो है वो 95 रुपीज उसका होगा, और $1 मान लो अब यहाँ पर आपका 92 चला जाता है या फिर 98 चला जाता है, मतलब 95 से ऊपर या 95 से कम, तो एक का लॉस होगा, एक का प्रॉफिट होगा। जिसका लॉस होता है वो प्रॉफिट वाले को केवल यहाँ पर कैश में पेमेंट कर देता है, इनको रुपीज से कोई लेना देना नहीं होता। फाइन। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा था कि मैंने आप लोगों को ना उसमें बहुत अच्छे से एडिटोरियल में समझाया है कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी। जो इंडियन रुपी है वो और ज्यादा वीक हो रहा था। अलोंग विद दैट यहाँ पर हमारा रुपी ना एक बार ऐसा हुआ कि अभी 92 चल रहा है, 91 से 92 के बीच में चलता है, एक बार ये 94 तक चला गया। तो आरबीआई ने फिर यहाँ पर ये रेगुलेशंस लगाई। फाइन। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ऑफशोर रुपी डेरिवेटिव्स में इंप्रूव हुई और बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन्स थे वो क्योंकि हमारे अनरिपोर्टेड जा रहे थे, तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ट्रेड डेट यहाँ पर रिपोर्ट किए जाएंगे या विद इन 2 वर्किंग डेज, और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पर नॉशनल वैल्यू 1 मिलियन या लेस है उनको एग्जाम करेंगे रिपोर्टिंग से। मैं जो आपको यहाँ पर एडिटोरियल क्लासेस करा रही हूँ वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ना एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए, कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते ही हो, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड भी रहोगे। तो अब ये बोला गया कि जितने भी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस हैं वो आपको रिपोर्ट करने हैं सीसीआईएल ट्रेड रिपोजिटरी के पास में, और जो ट्रेड है वो या तो ट्रेड डे पर रिपोर्ट कर दो या फिर विद इन 2 वर्किंग डेज। और जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पर $1 मिलियन से कम का अमाउंट है या $1 मिलियन तक का अमाउंट है उनको एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। फाइन, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो फेज्ड होगा। 12 महीने के अंदर अंदर मिनिमम परसेंटेज ऑफ नॉशनल वैल्यू जो रिपोर्ट करनी है, 18 महीने में 80% तक, 24 महीने में 90% तक,
और यहाँ पर इस तरीके से आपको पूरा अमाउंट अपना रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई लेकर आया है मेजर्स ताकि स्ट्रेंथन करें कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ अलग अलग तरह के आरबीआई ने रेगुलेशंस निकाले हैं। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आरबीआई ने सेवरल मेजर्स निकाले ताकि फाइनेंशियल हेल्थ, गवर्नेंस और डिजिटल इंक्लूजन हो कोऑपरेटिव बैंक्स का। सबसे पहले एनसीडीसी लोन्स जो हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर लाया जा रहा है। सो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी हमारे लोन्स हैं वो अब किसके अंडर आएंगे, वो आ जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर। इसके बाद में ये बोलते हैं जिसमें कि ऑन लैंडिंग की जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगी और ये प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे जनवरी 19 2026 से। प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा सभी बैंक्स के ऊपर एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड लोकल एरिया बैंक। सो अलाइन करेंगे एक्टिविटीज जो कि स्पेसिफाई की गई है पीएसएल मास्टर डायरेक्शन में। एनसीडीसी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कॉर्पोरेटिव्स को, ग्रोथ सपोर्ट करता है कॉर्पोरेटिव मूवमेंट की। रिफॉर्म्स स्ट्रेंथन करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं उनको कि वो नई ब्रांचेस ओपन करें। हाउसिंग लोन लिमिट में यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंक्रीज किया जा रहा है 10% से 25% जो टोटल लोन्स दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेन्योर है कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स का उसको 8 साल से 10 साल तक किया गया है। डिजिटल इंक्लूजन में आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ऑनबोर्डिंग फीस हमारी रिड्यूस की गई है ताकि डिजिटल इंक्लूजन को प्रमोट करें। कोऑपरेटिव बैंक्स अब बेनिफिट ले पाएंगे फ्रॉम आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और डीआईसीजीसी का जो इंश्योरेंस है, पहले नहीं मिल रहा था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने रीस्टोर कर लिया है डिफॉल्ट लॉस गारंटी एनबीएफसीज के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स क्या हुआ, जो डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स थे वो रैपिडली बढ़ रहे थे और बहुत सारी जो फिनटेक कंपनीज थी उन्होंने एनबीएफसी के साथ में पार्टनरशिप कर ली कि हम इंस्टेंट लोन्स देंगे। तो अब बोरोवर आया फिनटेक ऐप के पास में, फिनटेक ऐप ने इनको यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया एनबीएफसी के पास और एनबीएफसी ने लोन्स को डिसबर्स कर दिया। सो जो फिनटेक फर्म्स थी उनके पास में कोई लाइसेंस तो नहीं था लैंडिंग करने के लिए, तो लोन्स यहाँ पर टेक्निकली एनबीएफसी इशू कर रहे थे। अब एनबीएफसी यहाँ पर कंफर्टेबल लैंडिंग कर पाए इन फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इसीलिए डिफॉल्ट लॉस गारंटीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। तो डिफॉल्ट लॉस गारंटी क्या है, यहाँ पर एक फिनटेक पार्टनर होगा, जैसे मान लो गूगल पे है। अब गूगल पे ने यहाँ पर बोला कि अगर एक एनबीएफसी या बैंक है, ठीक है, उनके पास में मेरी तरफ से कस्टमर आया था, तो मैं यहाँ पर अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाएगा तो मैंने पेमेंट करनी है। तो मान लो लोन पोर्टफोलियो 100 CR का है और फिनटेक ने यहाँ पर 5% की डीएलजी दी और अगर डिफॉल्ट हो गया तो फिनटेक यहाँ पर आपका 5 करोड़ रुपीस तक का अमाउंट जो है वो रिकवर कर देगा। तो यूज हमारे डिफॉल्ट लॉस गारंटीज का एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने अलाउ कर दिया है। स्ट्रिक्टर प्रोविजनिंग नॉर्म्स लगी थी मई 2025 में। अब यहाँ पर एनबीएफसी डीएलजीज को कंसीडर कर सकती हैं जब लोन लॉस प्रोविजंस को यहाँ पर क्रिएट करेंगी। लोन लॉस प्रोविजंस क्या होते हैं, हमें यहाँ पर अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर प्रोविजनिंग करनी होती है कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो कितना अमाउंट जो है वो हमें राइट ऑफ करना होगा। तो गारंटी यहाँ पर एक इंटीग्रल पार्ट हो गई लोन अरेंजमेंट की। डीएलजी कैप की गई है 5% लोन पोर्टफोलियो के, जैसे मैंने बताया कि 100 CR का अगर लोन पोर्टफोलियो है तो हमारा जो फिनटेक है वो 5 CR तक का डीएलजी दे सकता है। तो ये बैक किए जाते हैं जो एफडीज होती हैं डिजिटल लैंडिंग पार्टनर्स के साथ में। अब यहाँ पर डीएलजी ट्रीटमेंट को अक्रॉस डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस, को लैंडिंग गाइडलाइंस और क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर गाइडलाइंस हम लोग यहाँ पर अपना लगाएंगे। तो प्रोविजनिंग प्रेशर जो था एनबीएफसी के लिए कि भाई एक एक्स्ट्रा कैपिटल का पार्ट आपको अलग से बचा कर रखना है विच यू कैन नॉट यूज एनीवेयर एल्स, प्रोविजनिंग यही तो है। तो वो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और जो कैपिटल अब यहाँ पर आपका फ्री हुआ उसको आप ज्यादा लैंडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई ने मैंडेट करा है यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर सभी ओटीसी डेरिवेटिव्स के लिए। तो अभी हमने ये वाली एक गाइडलाइन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास में जो ओटीसीज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। तो थोड़ा सा ना पहले पीछे आ जाओ, 2008 में आ जाओ। अब 2008 के जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट ये समझ में आया कि बड़े ओपेक है। ओपेक मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है
और रेगुलेटर्स को यही नहीं पता था कि रिस्क को कैसे हैंडल करें। मैंने बता रखा है ना, काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज्यादा है, दो पार्टीज आपस में यहाँ पर रेगुलेशंस कर लेती हैं, एग्रीमेंट, और यहाँ पर कुछ भी हो जाता है। हो क्या रहा है इसके चक्कर में, अब यहाँ पर जब लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस ओटीसी मार्केट का ही था। सो ग्लोबल रेगुलेटर्स ने ट्रेड रिपोजिटरीज को इंट्रोड्यूस किया, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर्स को और सेंट्रल क्लियरिंग को। सो ओटीसी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, दो काउंटर पार्टीज, आप और मैं, दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, हमने मिलकर नेगोशिएट करा कॉन्ट्रैक्ट्स को दो पार्टीज के बीच में, रेदर देन कि इनको ट्रेड करा किसी एक्सचेंज पर। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, ये यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। सो यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर आपके पास होता है, जिसमें कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिक कोड दिया जाएगा हर एक डेरिवेटिव ट्रेड में। हर एक डेरिवेटिव ट्रेड जब भी होगा तो एक यहाँ पर यूनिक कोड इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। अब ये जो यूनिक कोड इसके साथ अटैच किया जा रहा है, इसके थ्रू जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो ट्रैक करेंगे हर एक डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अक्रॉस मार्केट्स। तो जो मैक्सिमम लेंथ होती है इस यूटीआई की वो 52 कैरेक्टर्स की होगी। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर पता है ना, 20 यहाँ पर उसका होता है। और हमारे पास में इसके साथ में एक और ऐड हो गया यूनिक ट्रेड आइडेंटिफायर। तो जैसे LEI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस ट्रेड 9 8 7 6 5 4, तो इस तरीके से हमारे पास में एक यूटीआई जो है वो बनकर आ जाएगा। तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रेड रिपोजिटरी हमारी होती है CCIL की, उस पर रिपोर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड रिपोजिटरी होती है CCIL की, उसके ऊपर सभी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट किया जाएगा जो भी ओटीसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड हो रहे हैं। तो रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉरवर्ड्स, यूटीआई इंप्रूव करेगा डेटा लिंकिंग अक्रॉस ट्रांजेक्शंस। सो अब आरबीआई को ये सारी पावर्स सेक्शन 45W एंड यू के अंडर मिलती हैं आरबीआई एक्ट के, जिसमें कि आरबीआई मनी, डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज मार्केट को आपका रेगुलेट कर सकता है और यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क को मॉनिटर करेगा, एक्सेसिव डेरिवेटिव्स एक्सपोजर को डिटेक्ट करेगा और मार्केट ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करेगा। तो हमारे पास में ये इन्फोर्सेबल हुआ 1 जनवरी 2027 में, और आपके पास में ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं ऑन और आफ्टर दिस डेट। सो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटा एलिमेंट है, डिजाइन किया गया ताकि हम पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ठीक है, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव और ट्रांसपेरेंट व्यू दें ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट का। रिस्क मॉनिटरिंग इंप्रूव करनी है, कंट्रीब्यूट करेंगे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ। फिर यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं ओटीसी मार्केट में, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनको हमें रिपोर्ट करना है ट्रेड डिपॉजिटरी के पास में। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इसको मैनेज करती है। रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, क्रेडिट डेरिवेटिव। यूटीआई के पास में मैक्सिमम 52 कैरेक्टर्स रहेंगे। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 कोड्स का होता है जनरेटिंग एंटिटी का, और यहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफायर। लीगल अथॉरिटी मैंने आप लोगों को बताई दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलकर 32 जनरेटिव एआई यूज केस निकाले ईज 8.0 प्रोग्राम के अंडर। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईज आपका क्या है, एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। एक रिफॉर्म प्रोग्राम था पब्लिक सेक्टर बैंक के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1.0 आया, फिर 2.0, 3.0 एंड देन फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट था क्योंकि कोविड-19 के अराउंड आया, और अब ये 8th वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट वाला है। तो प्रोग्राम एम करता है कि मॉडर्नाइज करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेकर आए और रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट करें। तो 8.0 यहाँ पर एआई ड्रिवन बैंकिंग की बात करता है, एआई ड्रिवन बैंकिंग की बात करता है। दूसरा ये बात करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एडवांस्ड एनालिटिक्स की। तो 7 पीएसबीज ने मिलकर 32 जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस लॉन्च की, जिसमें से यहाँ पर क्रेडिट अप्रेजल जो है वो किया जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जीएसटी डेटा, बैंक ट्रांजैक्शंस, इनको एनालाइज कर बोरोवर रिस्क को प्रेडिक्ट करेंगे। एआई ऑटोमेट करेगा कस्टमर सर्विसेज को, डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग को, फ्रॉड डिटेक्शन को। और एक एजेंटिक एआई, एजेंट एआई आपको पता है ना, ये लार्ज डेटा सेट्स को एनालाइज करेंगे, ऑटोमेटेड डिसीजंस लेंगे और जो अलर्ट्स हैं रिस्क मॉनिटरिंग के लिए वो ट्रिगर करेंगे।
एक बार इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस हमारा शार्पन होगा, री-इमेजिन करेंगे बिजनेस मॉडल्स को, लेवरेज करेंगे इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 पीएसयूज ने यहाँ पर मिलकर फॉर्मल एआई पॉलिसी फ्रेम की थी, जिसमें से जो लेटेस्ट रिफॉर्म राउंड था ये अडॉप्शन करता है एजेंटिक एआई का। ऑटोमेट करेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज है, लार्ज डेटा सेट्स हैं, फास्टर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जाएगी। ईज की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये शेयर किया गया था। मॉडर्नाइज करते हैं स्टेट रन लेंडर्स को, अपग्रेड करेंगे गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट में। ईज राइज नेक्स्ट फेज यहाँ पर जो कि ब्रांड किया गया है एज ईज राइज, वो यहाँ पर फोर्टिफाई करेंगे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को। एबिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कि एब्जॉर्ब कर पाए इकोनॉमिक शॉक्स और सेफगार्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरबीआई सेटअप कर रहा है हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर भुवनेश्वर में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में आरबीआई बहुत सारे क्रिटिकल फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि पेमेंट सिस्टम में आरटीजीएस, नेफ्ट हो गया, करेंसी मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन, सुपरविजन डेटाबेस, ये सारी चीजों पर काम करता है। अगर ये सिस्टम्स फेल कर जाएंगे तो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो आरबीआई का जो डेटा सेंटर स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि मेंटेन करेंगे मल्टीपल डेटा सेंटर्स को, रिडंडेंसी यहाँ पर अपनी खत्म करनी है, डिजास्टर रिकवरी करनी है और साइबर सिक्योरिटी लेकर आनी है। तो अगर हम अभी बात करें, खारगढ़ नवी मुंबई में है, ठीक है, तो प्राइमरी डेटा सेंटर है यहाँ पर। भुवनेश्वर की जो फैसिलिटी है वो एक सेकेंडरी सिक्योर फैसिलिटी की तरह काम करेगी। भुवनेश्वर यहाँ पर मेजर इंटरनेट केबल लैंडिंग स्टेशन रखता है, ठीक है, उनसे थोड़ा अलग रहता है, बेसिकली अवे है। फिर यहाँ पर साइबर अटैक से थोड़ा कम एक्सपोज रहा है और ज्योग्राफिकली सेपरेटेड है मुंबई से, तो सिस्टम की रेजिलियंस बढ़ जाएगी। आया समझ में? तो आगे देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इतना पार्ट समझते हैं। तो आपके पास एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर होगा भुवनेश्वर ओडिशा में, क्रिटिकल फाइनेंशियल इंफ्रा और इंश्योर करेंगे कॉन्टिन्यूटी कोर ऑपरेशंस की, करेंसी मैनेजमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑपरेशन, रेगुलेटरी डेटा फंक्शन। आरबीआई का सेकंड डेटा सेंटर रहेगा, पहला खारगढ़ नवी मुंबई में था, मेजर सबसी केबल लैंडिंग पॉइंट से दूर है और डिजिटल ट्रैफिक हब से भी। तो यहाँ पर एक्सपोजर जो साइबर रिस्क और नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज का था वो कम हो जाता है। यहाँ पर इसको टीयर 4 सर्टिफिकेशन मिला है, तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिलायबिलिटी, रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, मीनिंग यहाँ पर हमारे पास में 99.995% का अप टाइम रहेगा। ठीक है, चलिए, आरबीआई ईज कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्म्स एनयूसीएफडीसी ताकि ऑनबोर्ड करें यूसीबीज को एज मेंबर्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर कैपिटल बेस बहुत ही वीक होता था इनका पहले, गवर्नेंस इश्यूज थे और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लिमिटेड था। तो इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक अम्ब्रेला बॉडी बनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो यहाँ पर लिक्विडिटी सपोर्ट, जब भी फंड्स की जरूरत है ना वो दे पाएगी। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर शेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे एक सीबीएस इनके पास नहीं होता था तो अब यहाँ पर ये प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे इनके एम्प्लॉइज की और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। तो ये ऑनबोर्ड करेंगे 1400 प्लस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो कह रही थी कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है, वो 200 इन्वेस्टर्स तक ही हो सकता है। एक रेगुलेटरी बॉटलनेक आ रहा था। अब आपको पता है ना, कंपनीज एक्ट में हमारे पास जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइवेट प्लेसमेंट आपके पास केवल 200 इन्वेस्टर्स तक हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो इनको यहाँ पर अलाउ किया गया कि मोर देन 200% आप एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर अपने शेयर जो है इनको दे सकते हैं। इशू किए जाएंगे इक्विटी शेयर्स यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू टू मोर देन 200 एंटिटीज, जिसमें एलिजिबल इन्वेस्टर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगा और वैलिडिटी पीरियड यहाँ पर 31 मार्च 2029 रहेगा। आरबीआई या तो मॉडिफाई या विड्रॉ कर सकती है इस एग्जाम्पशन को बाद में। क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं इसको। हमारे पास में यहाँ पर आरबीआई ने एनबीएफसी मिसलेनियस अमेंडमेंट डायरेक्शंस निकाली ताकि सपोर्ट करेंगे फंक्शनिंग नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास में स्ट्रेंथन करेंगे यूसीबी सेक्टर को, लिक्विडिटी सपोर्ट देंगे, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। यहाँ पर हमारे पास में ऑनबोर्ड किया जाएगा 1400 प्लस यूसीबीज को एज मेंबर्स। कंपनीज एक्ट यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट्स को लिमिट करेंगे टू 200% पर फाइनेंशियल ईयर। स्टैट्यूटरी लिमिट एक सिग्निफिकेंट बॉटलनेक बनाती है एनयूसीएफडीसी के लिए, ताकि ये मेंबरशिप टारगेट को अचीव कर पाए। एग्जाम्पशंस यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर लगेगा, ये हमारे इफेक्टिव रहेंगे अंटिल 31 मार्च 2029। प्रोविजन मॉडिफाई, विड्रॉ या फिर एक्सटेंड किया जा सकता है बाय आरबीआई एज डीम्ड नेसेसरी। इसी के साथ में ये सभी आपके जितने भी यहाँ पर सर्कुलर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर कर बताना और क्या क्या चीजें चाहिए पूरे के पूरे फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं कोशिश करूंगी मैं कि 15 फेब से पहले पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि एवरीडे एक वीडियो मैं लेकर आऊं, बट फिर भी मैं प्रॉमिस यहाँ पर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी काम थोड़ा ज्यादा प्लस माइनस हो जाता है, बट यहाँ पर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट कर कर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।